1983 में बनी कुली भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। सौम्य बंदोपाध्याय ने अपनी किताब अमिताभ बच्चन में कुली के दौरान हुए हादसे का जिक्र किया है। 2 दिसंबर 1983 को कुली रिलीज हुई थी। फिल्म ने कामयाबी की नई इबारत लिखी और इसके साथ ही पुनीत इस्सर राष्ट्रीय विलेन बन गए। लेकिन पुनीत के राष्ट्रीय विलेन बनने के पीछे अमिताभ बच्चन को 59 दिन हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। आलम यह था कि अमिताभ बच्चन का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने भी हार मान ली थी। दरअसल कुली के सेट पर शूटिंग के दौरान पुनीत ने जब घूंसा मारा तो किसी को नहीं पता था कि एक सीन फिल्माने की अमिताभ बच्चन को यह कीमत चुकानी पड़ेगी। अमिताभ सहित सभी को यह चोट मामूली लग रही थी क्योंकि खून की एक बूंद भी नहीं निकली थी। कुली की शूटिंग के दौरान चोट लगने के बाद ही अमिताभ बच्चन गंभीर और संवेदनशील दौर से गुजर रहे थे। मामला सिर्फ आंत के फट जाने तक नहीं रह गया था, उन्हें निमोनिया और पीलिया ने भी जकड़ लिया था। पूरे शरीर में कई मशीनें लगी थी और देश अपने सुपरस्टार की सलामती की दुआ कर रहा था। एक शनिवार को उन्हें चोट लगी थी और दूसरे शनिवार को वह ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे। बीच के 8 दिनों में 2 ऑपरेशन हुए। अमिताभ की हालत देख राजीव गांधी अमेरिका यात्रा बीच में छोड़कर ही 4 अगस्त की आधी रात वापस लौटे और एयरपोर्ट से सीधे अमिताभ से मिलने पहुंचे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी भी अपनी पहली विदेश यात्रा स्थगित करके अमिताभ बच्चन से मिलने पहुंची। 2 अगस्त 1982 को अखबारों में इस घटना को पढ़कर अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन बदहवास थे। उस वक्त उन्हें घटना की जानकारी देने लायक कोई व्यक्ति घर में नहीं था। भोजन और नींद के थोड़े से वक्त के अलावा 24 सितंबर तक बच्चन जी ने अपने बेटे के लिए रामचरितमानस का पाठ किया था। 24 सितंबर के दिन आखिरकार अमिताभ को ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रास्ते में घर जाते हुए बिग बी को यह एहसास हो चुका था कि लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। मुंबई की सड़कें उनके पोस्टर से पटी पड़ी थी। लोगों ने उनकी सलामती के लिए पूजा हवन तक करवाया था। लोगों की बेकाबू भीड़ घर पर उनका इंतजार कर रही थी। घर पहुंचकर उन्होंने हाथ हिलाकर अपने शुभ चिंतकों का शुक्रिया अदा किया। इस वास्तविक सीन को ही फिल्म कुली के अंतिम सीन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रयागराज और कादर खान की लिखी शुरुआती स्क्रिप्ट में अमिताभ के मरने के साथ फिल्म खत्म होने वाली थी, लेकिन उनकी चोट की वजह से मेकर्स को लगा कि ऑडियंस हाल ही में मौत के मुंह से बचकर आए अमिताभ बच्चन को पर्दे पर मरता हुआ देखना पसंद नहीं करेगी। इसलिए इन मौके पर फिल्म के स्क्रिप्ट को बदल दिया गया। आइए जानते हैं अमिताभ बच्चन की चोट लगने के बाद पुनीत इस्सर के साथ क्या हुआ था। कुल्लू में जब अमिताभ बच्चन के साथ हादसा हुआ था तब इस्सर को घर पर धमकी भरे खत आते थे। लोग बोलते थे कि तुम्हें हम जान से मार देंगे, आपने हमारे प्रिय कलाकार के साथ इस तरह क्यों किया। लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि वे रियल को भूलकर रील में यकीन करने लगते हैं, जबकि यह हादसा दुर्भाग्यवश हुआ था। लेकिन पुनीत को कई बार लोगों को जवाब देना पड़ा कि वे कलाकार हैं, कहीं जाने अनजाने में आपको ठेस पहुंचाई है तो क्षमा प्रार्थी। आइए जानते हैं पुनीत के साथ क्या हुआ अमिताभ बच्चन की चोट लगने के बाद। कुल्लू में जब अमिताभ बच्चन के साथ हादसा हुआ तो पुनीत ने बताया, तब मुझे घर पर धमकी भरे खत आते थे। लोग बोलते थे कि वे हमें जान से मार देंगे, आपने हमारे प्रिय कलाकार के साथ इस तरह क्यों किया। लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि वे रियल को भूलकर रील में यकीन करने लगते हैं, जबकि यह हादसा दुर्भाग्यवश हुआ था। लेकिन मुझे कई बार लोगों को जवाब देना पड़ा कि मैं एक कलाकार हूँ, कहीं जाने अनजाने में आपको ठेस पहुंचाई है तो क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया था। काफ़ी लोग मेरी इस बात तो समझ गए थे, लेकिन जो नहीं समझे उसने कहा कि कर लो भाई जो करना है। काफ़ी लोग मेरी इस बात को समझ गए थे, लेकिन जो नहीं समझे थे उनसे कहा कि कर लो भाई जो भी करना है। 1982 में हुए इस हादसे के बाद मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे फेवरेट कलाकार अमित जी के साथ मेरे ही हाथों हादसा हो गया। दुख तो बहुत था, आत्मग्लानि भी थी, पश्चाताप कर रहा था, ऊपर से लोगों के धमकी भरे खत और फोन आ रहे थे। यह बात अमित जी को पता चली कि मैं इस एक्सीडेंट के बाद से बहुत अपसेट हूँ, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, तो उन्होंने लोगों से कहा कि पुनीत को बुलाओ, मैं मिलने आया हूँ। मैं मिलने गया तब वे बोले, तुम टेंशन मत लो बेटा, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुमने यह जानबूझकर नहीं किया, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कुछ भी नहीं है, तो तुम भी निश्चिंत रहो, यही हादसा था सो हो गया। यह सब कहने समझाने के बाद वह मुझे मीडिया के सामने गले में हाथ डालकर ले गए। कैमरे के सामने खड़े होकर कहा, मैं पुनीत के साथ हूँ, यह उनकी उदारता है, वह बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। वह अब भी जब हॉस्पिटल जाते थे तब मुझे अच्छा नहीं लगता था, आज तो उनसे हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, वे जब भी मिलते हैं बड़े गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। आइए जानते हैं घटना के टाइम पर कुली के सलाहकार ने क्या कहा। जिस दिन अमित जी के साथ यह गंभीर हादसा हुआ उस दिन हमारी 2 बजे की शिफ्ट थी। मेरा शॉट पहले था और दूसरे शॉट के लिए लाइटिंग लग रही थी।
अमित जी और पुनीत जी के साथ इसका टेक लिया गया था और सब लोग खुश थे क्योंकि वह बहुत ही अच्छा शूट हुआ था। सेट पर जितने लोग मौजूद थे सब तालियां बजा रहे थे। अमित जी प्राण साहब जी स्टाइल में सबको थैंक यू कर रहे थे। मैंने वह सब देखा, लेकिन अचानक अमित जी गायब हो गए। मेरे मेकअप मैन ने आकर मुझे बताया कि अमित जी को चोट लग गई है, वह गार्डन में लेटे हुए हैं। तब तक निर्देशन मनमोहन देसाई और प्रयागराज जी और हम सब लोग उधर गए। अमित जी ने कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने शूटिंग के समय शॉट को बीच में नहीं छोड़ा और दर्द की शिकायत भी नहीं की। दर्द के बावजूद सीन पूरा किया। आगे चलकर सबको पता चला कि मामला कितना गंभीर था। आइए जानते हैं अमित के मेकअप मैन ने क्या कहा, जो कि उनके साथ 47 सालों से थे। अमित के मेकअप मैन ने कहा, कुली वाले हादसे के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उनकी एंग्री यंग मैन की इमेज कसूरवार रही है। दरअसल इस फिल्म से पहले उनकी जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्में आ चुकी हैं। उन सब में अमिताभ साहब एक्शन खुद किया करते थे, जैसा आजकल अच्छे करते हैं, वैसा बच्चन साहब उस जमाने सब कुछ कर चुके थे। कुली का वह सीन कोई बड़ा एक्शन सीन नहीं था, केवल पुनीत ईश्वर के साथ फाइट सीन ही था। ऐसे में हमने उन्हें नहीं रोका। कब पुनीत ईश्वर का हाथ उन्हें लगा और गिरने की वजह से कब टेबल का कोना उनके पेट में चुभ गया, इसका पता भी नहीं चला। इसके लिए उन्होंने पुनीत ईश्वर को भी कसूरवार नहीं ठहराया। जब दर्द महसूस हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया। बेंगलुरु के हॉस्पिटल में पहला ऑपरेशन हुआ, फिर मुंबई के ब्रिज कैंडी में सर्जरी हुई। हॉस्पिटल में तब जया ही और उनके भाई को जाने की परमिशन थी। डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई, साथ ही उनके चाहने वालों की दुआएं भी काम कर गई। यह उनका दूसरा जन्म है। इससे उन्होंने अपने आप को इतना फिजिकली फिट कर लिया है कि घंटों काम करने के बावजूद भी उन्हें थकान नहीं होती। खाने में उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया था, शराब सिगरेट से बिल्कुल दूरी बना ली। ये सब फैसले उन्होंने एक झटके में ले लिए थे। आइए जानते हैं अमिताभ के डुप्लीकेट ने क्या कहा। मैं मेरे भाई पप्पू के साथ कुली फिल्म का एक्शन डायरेक्टर था। काफ़ी कम लोगों को यह पता था कि मैं अमित जी के लिए बॉडी डबल का काम भी करता था, और यह सीन के लिए भी मैंने उनको कहा था कि बॉडी डबल करूंगा, पर उन्होंने मना करते हुए कहा कि वे खुद ही कर लेंगे। पुनीत ईश्वर साहब कराटे के होल्डर हैं और बहुत जोश में काम करते हैं। उस सीन में उन्हें अमित जी को मुक्का मारना था। उन्होंने वह जोश से मारा, लेकिन बदकिस्मती से अमित जी की टेबल और दीवार के बीच में दब गए और उनको चोट लग गई। हालांकि हमें उस समय कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। बाद में स्थिति बिगड़ी तो उन्हें बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कुछ ही दिनों में हमें मामले की गंभीरता समझ आई। हम उस समय अस्पताल जाते थे और उनकी तबीयत के बारे में जानकारी लेते थे, तो बाहर सैकड़ों लोगों भी उनके लिए दुआ करते थे। जब वह नई जिंदगी पाकर अस्पताल से वापस आए तो उस सीन के आगे वाले सीन भी शूट किए। उनकी शूटिंग हमने मुंबई के चंदीवाली स्टूडियो में की थी। पूरे शरीर में कई मशीनें लगी थी और देश अपने सुपरस्टार की सलामती की दुआ कर रहा था। एक शनिवार को उन्हें चोट लगी थी और दूसरे शनिवार को वह ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे। बीच के 8 दिनों में 2 ऑपरेशन हुए। अमिताभ की हालत देख राजीव गांधी अमेरिका यात्रा बीच में छोड़कर ही 4 अगस्त की आधी रात वापस लौटे और एयरपोर्ट से सीधे अमिताभ से मिलने पहुंचे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी भी अपनी पहली विदेश यात्रा स्थगित करके अमिताभ बच्चन से मिलने पहुंची। 1990 में रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 10वें स्थान पर रही थी। फिर भी फ्लॉप ही मानी गई। कारण था इसका भारी भरकम बजट। मुकुल आनंद द्वारा बनाई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गैंगस्टर का रोल किया था। इस फिल्म का नाम अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अग्निपथ से लिया गया था, और फिल्म में इस कविता की कुछ लाइनों का इस्तेमाल भी किया गया था। इसका डायलॉग हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था, जिसे देखो वही विजय दीनानाथ चौहान की रट लगाए हुए था। आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ के गालों में रुई भर दी जाती थी ताकि वे चिपके हुए न लगे और आवाज भी थोड़ी अलग निकले। ऐसा है कुछ मार्लन ब्रांडो के साथ भी किया गया था। जब वे हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर की शूटिंग कर रहे थे, गॉडफादर में तो ये तकरीबन काम कर गई, पर अमिताभ को लोगों ने इस फिल्म में कुछ खास पसंद नहीं किया था। फिल्म के एक सीन में अमिताभ के किरदार को मां द्वारा घर से निकाल दिए जाने के बाद दुखी विजय को फिल्म की हीरोइन माधवी के साथ बेड सीन करना था, और अमिताभ उस सीन को करने में सहज नहीं थे। इस बारे में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर मुकुल आनंद से बात की और उस सीन को फिल्म से निकाल दिया गया। वैसे तो टीनू आनंद और अमिताभ एक ही उम्र के हैं, मगर इस फिल्म में टीनू का किरदार अमिताभ के बड़े उम्र का है और उसे वैसा ही दिखाने के लिए टीनू को अपना सर मुड़ाना पड़ा। वैसे तो एक्टर डायरेक्टर के तौर पर दोनों ने शहंशाह मैं आज़ाद हूँ और कालिया में साथ काम किया था, पर साथ में एक्टिंग करने का मौका दोनों को पहली बार अग्निपथ में मिला था।
इस फिल्म में विलन के नाम पर काफ़ी चर्चा हो रही थी, पर कोई सही नाम सोच नहीं रहा था। ऐसे में फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे डैनी ने कई नाम सुझाए, जिसमें से फिल्म के डायरेक्टर मुकुल को काचा चीना नाम बेहद पसंद आया और उसे फाइल कर दिया गया। फिल्म में कृष्णन अय्यर का किरदार मिथुन की असल जिंदगी के एक मित्र से प्रेरित था, जो कभी मिथुन का रूममेट हुआ करता था। ये बात उन दिनों की है जब मिथुन इतने बड़े स्टार नहीं थे और किराए के कमरे में रहते थे। उसी रूम में एक और लड़का रहता था जिसका नाम देवियो था। वो कमरे के किराए में 150 रुपये और मिथुन 75 रुपये दिया करते थे। उस रूम में एक ही बिस्तर था जिस पर देवियो सोया करता था और मिथुन जमीन पर सोते थे। इस फिल्म में पहली बार अमिताभ और डैनी ने साथ में काम किया था। हालांकि दोनों के साथ काम करने का ऑफर शोले और कुली में भी मिला था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। दोनों ने अपने करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू किया था, लेकिन उन्हें साथ काम करने के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि डैनी और मुकुल पहले भी कानून क्या करेगा और एतबार जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। दीपक सिर के अवतार गिल, डैनी सबने फिल्म में अमिताभ के बड़े उम्र का किरदार अदा किया है। हालांकि असल जिंदगी में सारे हम उम्र हैं या अमिताभ से छोटे हैं। फिल्म में अमिताभ की मां का रोल करने वाले अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी खुद अमिताभ से उम्र में काफ़ी छोटी हैं। फिल्म में आलोक नाथ द्वारा निभाया गया मास्टर दीनानाथ का किरदार 1972 में आई फिल्म पिंजरा में श्रीराम लागू के निभाए गए किरदार मास्टर श्रीधर पंत से प्रेरित था। जुम्मा चुम्मा दे दे गाना पहले इसी फिल्म के लिए तैयार किया गया था, मगर डायरेक्टर को लगा कि ये गाना विजय के किरदार पर शूट नहीं करेगा, तो उन्होंने फिल्म में जुम्मा की जगह अली बाबा गाने को फिल्म में फिट कर दिया। बाद में उस गाने को अमिताभ के भले ही फिल्म हम में इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म में कई हॉलीवुड गानों का इस्तेमाल किया गया, जैसे ग्लेन फ्रे का गाना न्यू बिलोंग टू द सिटी को क्रिएट करके फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा मोरी कोटो का गाना ये के को भी उस सीन में इस्तेमाल किया गया है जहां अमिताभ का किरदार डैनी के किरदार से मिलता है। अग्निपथ 1990 का रीमेक सही समय पर रिलीज हुआ है। इस समय दर्शकों की रुचि में बदलाव आया है। 80 और 90 के दशक में जिस तरह की फिल्में बनती थी वैसी फिल्में पसंद की जा रही हैं। सिंघम, दबंग, वांटेड, बॉडीगार्ड इसका सबूत है। इन्हें हम ठेठ जैसी फिल्म कह सकते हैं। सीधे हीरो और विलन की लड़ाई इनमें होती है। पहली रील में पता चल जाता है कि हीरो का टारगेट है बदला लेना। ये भी पता रहता है कि वह इसमें कामयाब होगा। दिलचस्पी सिर्फ इसमें होती है कि कैसे। मुकुल एस आनंद निर्देशित फिल्म अग्निपथ 1990 फ्लॉप रही थी। अमिताभ बच्चन ने आवाज़ बदलकर संवाद डब किए थे, जो दर्शकों की समझ में नहीं आए और इसे फिल्म के पिटने का मुख्य कारण माना गया। किसी फ्लॉप फिल्म का रीमेक बनाना बिरला उदाहरण है। दरअसल अमिताभ वाली अग्निपथ को बाद में टीवी पर देख दर्शकों ने काफ़ी सराहा। करण जौहर को लगा कि उनके पिता इस जौहर की फिल्म के साथ दर्शकों ने ठीक इंसाफ नहीं किया, इसलिए उन्होंने एक बार और इस फिल्म को बनाया ताकि इसकी सफलता के जरिए वे साबित कर सके कि उनके पिता द्वारा बनाई गई फिल्म उम्दा थी। अग्निपथ 2012 एक बदले की कहानी है, इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, लेकिन फिल्म की मूल कहानी 1990 में रिलीज हुई फिल्म जैसी ही है। मांडवा में रहने वाला बालक विजय दीनानाथ चौहान यानी मास्टर अरेश भिवंडी वाला की आंखों के सामने उसके सिद्धार्थवंती पिता यानी चेतन पंडित को कांचा चीना यानी संजय दत्त बरगद के पेड़ से लटका कर मार डालता है, क्योंकि कांचा के बुरे इरादों की राह में मास्टर रुकावट थे। विजय अपनी मां यानी जरीना साहब के साथ मुंबई जा पहुंचता है, जहां उसकी मां एक बेटी को जन्म देती है। विजय का एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी तरह से पिता की मौत का बदला लेना। वह गैंगस्टर राउफ लाला यानी ऋषि कपूर की शरण लेता है। अब विजय यानी ऋतिक रोशन बड़ा हो चुका है, अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। राउफ लाला के जरिए वह कांचा तक जा पहुंचता है और किस तरीके से बदला लेता है यह फिल्म का सार है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ड्रामेटिक है। हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बारिश, आग, त्योहार के बैकड्रॉप में कहानी को आगे बढ़ाया गया है। ये चीज़ें अच्छी इसलिए लगती हैं क्योंकि कहानी लार्जर देन लाइफ है और ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है। बाल विजय और उसके पिता वाले हिस्से को लंबा फुटेज दिया गया है और यह हिस्सा बेहद ड्रामेटिक है। यहाँ पर दोनों लेखकों ने विजय के कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से दर्शक के दिलों और दिमाग में बैठा दिया है। इंटरवल के पहले वाला हिस्सा बेहद मजबूत है। इंटरवल के बाद फिल्म की गति सुस्त होती है। कुछ गाने और दृश्य रिकॉर्ड पैदा करते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। क्लाइमैक्स में फिर एक बार फिल्म गति पकड़ती है। हालांकि क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दबाजी में निपटाया गया है। फिल्म की खासियत है कि इसके कैरेक्टर विजय चौहान, कांचा चीना, राउफ लाला, एकनाथ
गायतोंडे, शिक्षा, शांताराम, सूर्या को कुछ इस अंदाज में पेश किया गया है कि फिल्म मनोरंजक लगती है। खास तौर पर राउफ लाला का किरदार जब तक फिल्म में रहता है, फिल्म का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाता है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने मूल अग्निपथ से जो बदलाव किए हैं वो खरते नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती वाला किरदार याद नहीं आता। ऋषि कपूर वाला किरदार जो उन्होंने जोड़ा है वो बेहतरीन है। काचा चीना का जो ख्वाब उन्होंने शुरुआती रील में पैदा किया है वो जबरदस्त है। फिल्म को निर्देशक ने देसी क्लेवर, सुर्ख रंगों, तेज धूप, गणेश उत्सव और दही हांडी से चढ़ाया है, पर फिल्म के संवादों पर मेहनत नहीं की गई है। मूल अग्निपथ में अमिताभ द्वारा बोले गए संवाद फिल्म की जान थे। बार बार अमिताभ अपना परिचय फिल्म में देते थे जो इसमें मिसिंग है। उसका शूट भी याद आता है। ऋतिक और प्रियंका का रोमांस वाला हिस्सा अधूरे मन से रखा गया है। काचा और विजय के आमने सामने वाले दृश्य ज्यादा होने थे। 1990 में मुंबई के निकट मांडवा पर काचा का राज करने वाली बात थोड़ी हजम करना मुश्किल है। एक गाने में पृष्ठभूमि के बाल विजय, उसकी बहन और काली का फ्लेक्स बोर्ड नजर आता है। उस दौर में फ्लेक्स आ चुका था, इस पर संदेह है। अग्निपथ 1990 में अमिताभ बच्चन का अभिनय फिल्म पर भारी था। कुर्सी पर बैठने का उनका अपना अंदाज था। उन्होंने अपने किरदार को तीव्रता के साथ पेश किया था। अमिताभ से ऋतिक की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन ऋतिक के यह बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है। उन्हें कम संवाद दिए गए हैं और उनकी आंखों से बदले की आग की आंच को महसूस किया जा सकता है। प्रियंका चोपड़ा का ठीक से उपयोग नहीं किया गया है। उनके दृश्य कमजोर हैं और उन्हें ज्यादा करने को कुछ नहीं था। संजय दत्त का स्टाइल सिंगल स्क्रीन दर्शकों को बेहद अच्छा लगेगा। उनकी शुद्ध हिंदी, गीता और महाभारत का उल्लेख उनके किरदार को दिलचस्प बनाता है। काचा चीना के रूप में संजू बाबा बेहद जमे हैं और उन्हें इसी तरह अपनी उम्र के मुताबिक रोल करने चाहिए। ऋषि कपूर ने विलन के रूप में जो तेवर दिखाए वो लाजवाब है। उनका कसाईपन उनके अभिनय में झलकता है। आरिस भिवंडी वाला, ओमपुरी, चेतन पंडित, कनका तिवारी सहित सारे कलाकारों ने बेहतरीन एक्टिंग की है। फिल्म का संगीत अच्छा है। देवाश्री गणेशा गुनगुना अभी मुझ में कहीं सुनने लायक हैं। चिकनी चमेली के लिए सिचुएशन अच्छी बनाई गई है और इस पर कैटरीना का बेहतरीन डांस है। किरण देवहंस और रवि के चंद्रा की सिनेमेटोग्राफी द्वारा हम लोकेशंस को फील कर सकते हैं। फिल्म का एक्शन रॉ और खून खराबे से भरा है। अग्निपथ के जरिए उस दौर को याद किया गया है जब बाप का बदला रोती हुई विधवा माँ बहन की इज्जत, खौफनाक विलेन और शक्तिशाली हीरो के इर्द गिर्द कहानी घूमती थी। अग्निपथ 2012 में कोई मेहमान फिल्म नहीं है, लेकिन उस दौर के हाई वोल्टेज रिवेंज ड्रामा को अच्छे से पेश किया है, इसलिए एक बार ये फिल्म देखी जा सकती है। अंधा कानून 1983 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म से रजनीकांत ने हिंदी सिनेमा में एंट्री की थी। इससे पहले करीब 8 साल के अपने फिल्मी करियर में रजनीकांत कई सफल तमिल और तेलुगु फिल्में दे चुके थे और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके थे। यही वजह थी कि अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार ने भी अंधा कानून में गेस्ट अपीयरेंस करना स्वीकार कर लिया था। आज अपने डेब्यू के 36 साल बाद रजनीकांत सिर्फ हिंदी या तमिल ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा की पहचान बन चुके हैं। रजनीकांत की पहली फिल्म से पहले जरा उनके पहले निर्देशक का किस्सा जान लेते हैं, जो वो अक्सर सुनाया करते हैं। वह बताते हैं कि अपूर्वा रंगागल, जो उनकी पहली तमिल फिल्म थी, जो कि 1975 में आई थी, के पहले भी वे बालाचंद्रन को ऑडिशन देने गए थे। वहां पर रजनीकांत, जो तब शिवाजी राव गायकवाड़ थे, जो उन्हें उस समय के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन के कुछ पॉपुलर डायलॉग उन्हीं के अंदाज में बोलकर दिखाए। रजनीकांत बताते हैं कि उन्हें तब बहुत निराशा हुई जब बढ़िया ऑडिशन के बावजूद बालचंद्रन ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें खुद का कोई स्टाइल डेवलप करना चाहिए। वह मानते हैं कि उस महान फिल्मकार की इसी एक सलाह ने उन्हें शिवाजी राव से रजनीकांत बनने के लिए जरूरी एक खूबी ढूंढने को प्रेरित किया। बाद में इस जोड़ी ने करीब दर्जन भर सुपरहिट फिल्में की, जिनमें रजनीकांत को थलाइवा बनाया। थलाइवा यानी बॉस। रजनीकांत ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में अविश्वसनीय एक्शन और कविताएं संवाद बोलने का चलन शुरू किया था, जो आज भी कायम है। यह स्टाइल उस दौर की तमाम क्षेत्रीय फिल्मों में तो खासा पॉपुलर रहा, लेकिन इनसे सजी हिंदी फिल्मों को बी ग्रेड माना जाता था। रजनीकांत इस स्टाइल के साथ जब खुद बॉलीवुड पहुंचे तो कहानी एकदम बदल गई। झटके से चश्मा पहनने का अंदाज रजनीकांत ने हिंदी दर्शकों को अपनी पहली फिल्म के जरिए ही सिखा दिया था। दिखा दिया की जगह सिखा दिया, इसलिए कि फिल्म के रिलीज होते ही न सिर्फ उनका स्टाइल बल्कि वह गॉगल्स भी खासे डिमांड में आ गए थे, जो उन्होंने फिल्म में पहने थे। बाकी उनका हेयर स्टाइल तो इस कदर पॉपुलर हुआ कि वह खुद भी सालों से इसे ही दोहराते रहे।
फिल्म में कुछ दृश्यों में रजनीकांत का ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक गॉगल्स वाला लुक आपको रोबोट फ्रेंचाइजी की फिल्मों में नजर आने वाले चिट्टी द रोबो की याद भी दिला देता है। फिल्म में रजनीकांत के किरदार पर आए तो उन्हें विजय यानी वह नाम दिया गया था जो ज़्यादा बार अमिताभ बच्चन का स्क्रीन नेम रहा था। देखा जाए तो अकेला यह नाम ही उनके कंधों पर ढेर सारा बोझ लादने के लिए काफ़ी था। इस पर फिल्म में अमिताभ बच्चन खुद भी मौजूद थे और उनके अलावा हेमा मालिनी और रीना राय जैसी अभिनेत्रियां भी थी। इनके भारी भरकम सितारा कद के बावजूद फिल्म में एक भी ऐसा दृश्य नहीं जिनके बारे में कहा जा सके कि यहाँ पर रजनीकांत जरा साइड में चले गए। हर डेब्यू करने वाले कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि बड़े नामों के आगे भी दर्शक यह न भूले कि फिल्म का नायक वह है। रजनीकांत ने पूरी फिल्म में यह बात याद रखने में पूरी सफलता हासिल की है कि उनका यह मिजाज आज भी कायम है और यही वजह है कि सालों साल उनकी फिल्मों की टिकटें अपनी असल कीमत से कई गुना अधिक पैसे में बिकती आई हैं। नवंबर 2018 में रिलीज हुई 2.2 की टिकटों की कीमत तो लगभग 1600 रुपये तक पहुंच गई थी, वह भी तब जब आलोचकों ने भर भर कर इस फिल्म की बुराइयां लिखी थी। नायकत्व के जिस गिरेशट को क्रांतिकारी बताते बॉलीवुड आज आघात नहीं है, रजनीकांत ने अंधा कानून में वही शेड अपनाया था। फिल्म में वह इस बात के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं उसे जस्टिफाई करने की ज़रूरत जरा भी नहीं है। इससे पहले भी रिवेंज फिल्मों में इस तरह की कहानियाँ दिखाई जा रही थी, लेकिन उनमें नायक के अपराधी बनने को जस्टिफाई करने का दबाव हमेशा नजर आता था। मजबूरन और ठेंगा दिखाकर गिरे हीरो बनने का फर्क रजनीकांत ने ही हमें अपनी इस फिल्म में बताया था। आने वाले वक्त में उन्हें देवताओं की तरह पूजा जाने वाला महानायक बनना था और वह दूसरे चुटकुले में पाया जाने वाला किरदार भी, लेकिन उनका अंदाजा आप सिर्फ अंधा कानून देखकर ही नहीं लगा सकते। अंधा कानून और आखिरी रास्ता की मंजिल क्या होगी क्या कोई नहीं जानता है, पर आपको तैयार करने के लिए और इसका जादू फिर से जनता के दिल पर चलने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी थी। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 2 सुपरहिट फिल्म अंधा कानून और आखिरी रास्ता का रीमेक बनने जा रहा है। दोस्तों, अंधा कानून और आखिरी रास्ता की मंजिल क्या होगी या कोई नहीं जानता है, पर इसको तैयार करने के लिए और इसका जादू फिर से जनता के दिल पर चलाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 2 सुपरहिट फिल्म अंधा कानून और आखिरी रास्ता का रीमेक बनने जा रहा है। हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता जयंती लाल गाड़ा इन दोनों फिल्मों का रीमेक बनाने की तैयारी कर चुके हैं। निर्माता जयंती लाल गांडा कहानी जैसे सुपरहिट फिल्म के निर्माता रह चुके हैं और इन दिनों अंधा कानून और आखिरी रास्ता दोनों फिल्मों के रीमेक राइट्स खरीदने की तैयारी में है। जयंती लाल गाड़ा ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रीमेक बनाने की इसलिए सोची होगी क्योंकि अमिताभ बच्चन की 5 फिल्मों के रीमेक बना चुके हैं और वो भी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले ऐसे कलाकार हैं जिनके खाते में इतनी रीमेक फिल्में बनी हैं। अमिताभ बच्चन की अब तक की 3 फिल्में डॉन, अग्निपथ और जंजीर के रीमेक बन चुके हैं। जंजीर फिल्म अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, पर डॉन, अग्निपथ जैसी फिल्मों के रीमेक ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की है। वैसे आजकल हिंदी सिनेमा में सालों पहले बनी फिल्मों का रीमेक बनाना सरल काम नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ समय पहले सिनेमाघरों में हिम्मत वाला और चश्मे बद्दार फिल्मों की रीमेक रिलीज हुई थी, पर दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर वो कमाई नहीं की जो सालों पहले हिम्मत वाला और चश्मे बद्दूर ने की थी। कुछ निर्माता और निर्देशक अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रीमेक बनाने की चुनौती को सरलता से इसलिए भी स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनके नाम से ही दर्शक फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और दूसरा कारण यह भी रहता है कि निर्देशक को निर्माता तथा निर्देशक से उम्मीदें होती हैं कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म का रीमेक बनाते समय उसमें पहले से फिल्म के कुछ अंश तो जरूर डाले होंगे। अमिताभ बच्चन ने अब तक के करियर में हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं। 1983 में बनी कुली भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। सौम्य बंदोपाध्याय ने अपनी किताब अमिताभ बच्चन में कुली के दौरान हुए हादसे का जिक्र किया है। 2 दिसंबर 1983 को कुली रिलीज हुई थी। फिल्म ने कामयाबी की नई इबारत लिखी और इसके साथ ही पुनीत इस राष्ट्रीय विलन बन गए। लेकिन पुनीत के राष्ट्रीय विलन बनने के पीछे अमिताभ बच्चन को 59 दिन हॉस्पिटल में गुजारने पड़े
आलम यह था कि अमिताभ बच्चन का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने भी हार मान ली थी। दरअसल कुली के सेट पर शूटिंग के दौरान पुनीत ने जब घुसा मारा तो किसी को नहीं पता था कि एक सीन फिल्माने की अमिताभ बच्चन को यह कीमत चुकानी पड़ेगी। अमिताभ सहित सभी को यह चोट मामूली लग रही थी क्योंकि खून की एक बूंद भी नहीं निकली थी। कुली की शूटिंग के दौरान चोट लगने के बाद ही अमिताभ बच्चन गंभीर और संवेदनशील दौर से गुजर रहे थे। मामला सिर्फ आंत के फट जाने तक नहीं रह गया था, उन्हें निमोनिया और पीलिया ने भी जकड़ लिया था। पूरे शरीर में कई मशीनें लगी थी और देश अपने सुपरस्टार की सलामती की दुआ कर रहा था। एक शनिवार को उन्हें चोट लगी थी और दूसरे शनिवार को वह ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे। बीच के 8 दिनों में 2 ऑपरेशन हुए। अमिताभ की हालत देख राजीव गांधी अमेरिका यात्रा बीच में छोड़कर ही 4 अगस्त की आधी रात वापस लौटे और एयरपोर्ट से सीधे अमिताभ से मिलने पहुंचे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी भी अपनी पहली विदेश यात्रा स्थगित करके अमिताभ बच्चन से मिलने पहुंची। 2 अगस्त 1982 को अखबारों में इस घटना को पढ़कर अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन बदहवास थे। उस वक्त उन्हें घटना की जानकारी देने लायक कोई व्यक्ति घर में नहीं था। भोजन और नींद के थोड़े से वक्त के अलावा 24 सितंबर तक बच्चन जी ने अपने बेटे के लिए रामचरितमानस का पाठ किया था। 24 सितंबर के दिन आखिरकार अमिताभ को ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रास्ते में घर जाते हुए बिग बी को यह एहसास हो चुका था कि लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। मुंबई की सड़कें उनके पोस्टर से पटी पड़ी थी। लोगों ने उनकी सलामती के लिए पूजा हवन तक करवाया था। लोगों की बेकाबू भीड़ घर पर उनका इंतजार कर रही थी। घर पहुंचकर उन्होंने हाथ हिलाकर अपने शुभ चिंतकों का शुक्रिया अदा किया। इस वास्तविक सीन को ही फिल्म कुली के अंतिम सीन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रयागराज और कादर खान की लिखी शुरुआती स्क्रिप्ट में अमिताभ के मरने के साथ फिल्म खत्म होने वाली थी, लेकिन उनकी चोट की वजह से मेकर्स को लगा कि ऑडियंस हाल ही में मौत के मुंह से बचकर आए अमिताभ बच्चन को पर्दे पर मरता हुआ देखना पसंद नहीं करेगी। इसलिए इन मौके पर फिल्म के स्क्रिप्ट को बदल दिया गया। आइए जानते हैं अमिताभ बच्चन की चोट लगने के बाद पुनीत सस्सर के साथ क्या हुआ था। कुल्लू में जब अमिताभ बच्चन के साथ हादसा हुआ था तब ईश्वर को घर पर धमकी भरे खत आते थे। लोग बोलते थे कि तुम्हें हम जान से मार देंगे। आपने हमारे प्रिय कलाकार के साथ इस तरह क्यों किया। लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि वे रियल को भूलकर रील में यकीन करने लगते हैं, जबकि यह हादसा दुर्भाग्यवश हुआ था। लेकिन पुनीत को कई बार लोगों को जवाब देना पड़ा कि वे कलाकार हैं। कहीं जाने अनजाने में आपको ठेस पहुंचाई है तो क्षमा प्रार्थी। आइए जानते हैं पुनीत के साथ क्या हुआ अमिताभ बच्चन की चोट लगने के बाद। कुल्लू में जब अमिताभ बच्चन के साथ हादसा हुआ तो पुनीत ने बताया, तब मुझे घर पर धमकी भरे खत आते थे। लोग बोलते थे कि वे हमें जान से मार देंगे। आपने हमारे प्रिय कलाकार के साथ इस तरह क्यों किया। लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि वे रियल को भूलकर रील में यकीन करने लगते हैं, जबकि यह हादसा दुर्भाग्यवश हुआ था। लेकिन मुझे कई बार लोगों को जवाब देना पड़ा कि मैं एक कलाकार हूँ। कहीं जाने अनजाने में आपको ठेस पहुंचाई है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया था। काफ़ी लोग मेरी इस बात तो समझ गए थे, लेकिन जो नहीं समझे उसने कहा कि कर लो भाई जो करना है। काफ़ी लोग मेरी इस बात को समझ गए थे, लेकिन जो नहीं समझे थे उनसे कहा कि कर लो भाई जो भी करना है। 1982 में हुए इस हादसे के बाद मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे फेवरेट कलाकार अमित जी के साथ मेरे ही हाथों हादसा हो गया। दुख तो बहुत था, आत्मग्लानि भी थी, पश्चाताप कर रहा था। ऊपर से लोगों के धमकी भरे खत और फोन आ रहे थे। यह बात अमित जी को पता चली कि मैं इस एक्सीडेंट के बाद से बहुत अपसेट हूँ। मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, तो उन्होंने लोगों से कहा कि पुनीत को बुलाओ, मैं मिलने आया हूँ। मैं मिलने गया तब वे बोले, तुम टेंशन मत लो बेटा, तुम मेरे छोटे भाई हो। तुमने यह जानबूझकर नहीं किया। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कुछ भी नहीं है, तो तुम भी निश्चिंत रहो। यही हादसा था, सो हो गया। यह सब कहने समझाने के बाद वह मुझे मीडिया के सामने गले में हाथ डालकर ले गए। कैमरे के सामने खड़े होकर कहा, मैं पुनीत के साथ हूँ। यह उनकी उदारता है। वह बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। वह अब भी जब हॉस्पिटल जाते थे तब मुझे अच्छा नहीं लगता था। आज तो उनसे हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। वे जब भी मिलते हैं बड़े गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। आइए जानते हैं घटना के टाइम पर कुली के सलाहकार ने क्या कहा। जिस दिन अमित जी के साथ यह गंभीर हादसा हुआ उस दिन हमारी 2 बजे की शिफ्ट थी। मेरा शॉट पहले था और दूसरे शॉट के लिए लाइटिंग लग रही थी। अमित जी और पुनीत जी के साथ इसका टेक लिया गया था और सब लोग खुश थे क्योंकि वह बहुत ही अच्छा शूट हुआ था। सेट पर जितने लोग मौजूद थे सब तालियां बजा रहे थे। अमित जी प्राण साहब जी स्टाइल में सबको थैंक यू कर रहे थे। मैंने वह सब देखा, लेकिन अचानक अमित जी गायब हो गए। मेरे मेकअप मैन ने आकर मुझे बताया कि अमित जी को चोट लग गई है, वह गार्डन में लेटे हुए हैं। तब तक निर्देशन मनमोहन देसाई और प्रयागराज जी और हम सब लोग उधर गए। अमित जी ने कहा कि
कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने शूटिंग के समय शॉट को बीच में नहीं छोड़ा और दर्द की शिकायत भी नहीं की। दर्द के बावजूद सीन पूरा किया। आगे चलकर सबको पता चला कि मामला कितना गंभीर था। आइए जानते हैं अमित के मेकअप मैन ने क्या कहा, जो कि उनके साथ 47 सालों से थे। अमित के मेकअप मैन ने कहा, कुली वाले हादसे के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उनकी एंग्री यंग मैन की इमेज कसूरवार रही है। दरअसल इस फिल्म से पहले उनकी जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्में आ चुकी हैं। उन सब में अमिताभ साहब एक्शन खुद किया करते थे, जैसा आजकल अच्छे करते हैं, वैसा बच्चन साहब उस जमाने सब कुछ कर चुके थे। कुली का वह सीन कोई बड़ा एक्शन सीन नहीं था, केवल पुनीत ईश्वर के साथ फाइट सीन ही था। ऐसे में हमने उन्हें नहीं रोका। कब पुनीत ईश्वर का हाथ उन्हें लगा और गिरने की वजह से कब टेबल का कोना उनके पेट में चुभ गया, इसका पता भी नहीं चला। इसके लिए उन्होंने पुनीत ईश्वर को भी कसूरवार नहीं ठहराया। जब दर्द महसूस हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया। बेंगलुरु के हॉस्पिटल में पहला ऑपरेशन हुआ, फिर मुंबई के ब्रिज कैंडी में सर्जरी हुई। हॉस्पिटल में तब जया ही और उनके भाई को जाने की परमिशन थी। डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई, साथ ही उनके चाहने वालों की दुआएं भी काम कर गई। यह उनका दूसरा जन्म है। इससे उन्होंने अपने आप को इतना फिजिकली फिट कर लिया है कि घंटों काम करने के बावजूद भी उन्हें थकान नहीं होती। खाने में उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया था, शराब सिगरेट से बिल्कुल दूरी बना ली। ये सब फैसले उन्होंने एक झटके में ले लिए थे। आइए जानते हैं अमिताभ के डुप्लीकेट ने क्या कहा। मैं मेरे भाई पप्पू के साथ कुली फिल्म का एक्शन डायरेक्टर था। काफ़ी कम लोगों को यह पता था कि मैं अमित जी के लिए बॉडी डबल का काम भी करता था, और यह सीन के लिए भी मैंने उनको कहा था कि बॉडी डबल करूंगा, पर उन्होंने मना करते हुए कहा कि वे खुद ही कर लेंगे। पुनीत ईश्वर साहब कराटे के होल्डर हैं और बहुत जोश में काम करते हैं। उस सीन में उन्हें अमित जी को मुक्का मारना था। उन्होंने वह जोश से मारा, लेकिन बदकिस्मती से अमित जी की टेबल और दीवार के बीच में दब गए और उनको चोट लग गई। हालांकि हमें उस समय कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। बाद में स्थिति बिगड़ी तो उन्हें बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कुछ ही दिनों में हमें मामले की गंभीरता समझ आई। हम उस समय अस्पताल जाते थे और उनकी तबीयत के बारे में जानकारी लेते थे, तो बाहर सैकड़ों लोगों भी उनके लिए दुआ करते थे। जब वह नई जिंदगी पाकर अस्पताल से वापस आए तो उस सीन के आगे वाले सीन भी शूट किए। उनकी शूटिंग हमने मुंबई के चंदीवाली स्टूडियो में की थी। पूरे शरीर में कई मशीनें लगी थी और देश अपने सुपरस्टार की सलामती की दुआ कर रहा था। एक शनिवार को उन्हें चोट लगी थी और दूसरे शनिवार को वह ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे। बीच के 8 दिनों में 2 ऑपरेशन हुए। अमिताभ की हालत देख राजीव गांधी अमेरिका यात्रा बीच में छोड़कर ही 4 अगस्त की आधी रात वापस लौटे और एयरपोर्ट से सीधे अमिताभ से मिलने पहुंचे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी भी अपनी पहली विदेश यात्रा स्थगित करके अमिताभ बच्चन से मिलने पहुंची। 1990 में रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 10वें स्थान पर रही थी। फिर भी फ्लॉप ही मानी गई। कारण था इसका भारी भरकम बजट। मुकुल आनंद द्वारा बनाई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गैंगस्टर का रोल किया था। इस फिल्म का नाम अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अग्निपथ से लिया गया था, और फिल्म में इस कविता की कुछ लाइनों का इस्तेमाल भी किया गया था। इसका डायलॉग हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था, जिसे देखो वही विजय दीनानाथ चौहान की रट लगाए हुए था। आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ के गालों में रुई भर दी जाती थी ताकि वे चिपके हुए न लगे और आवाज भी थोड़ी अलग निकले। ऐसा है कुछ मार्लन ब्रांडो के साथ भी किया गया था। जब वे हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर की शूटिंग कर रहे थे, गॉडफादर में तो ये तकरीबन काम कर गई, पर अमिताभ को लोगों ने इस फिल्म में कुछ खास पसंद नहीं किया था। फिल्म के एक सीन में अमिताभ के किरदार को मां द्वारा घर से निकाल दिए जाने के बाद दुखी विजय को फिल्म की हीरोइन माधुरी के साथ बेड सीन करना था, और अमिताभ उस सीन को करने में सहज नहीं थे। इस बारे में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर मुकुल आनंद से बात की और उस सीन को फिल्म से निकाल दिया गया। वैसे तो टीनू आनंद और अमिताभ एक ही उम्र के हैं, मगर इस फिल्म में टीनू का किरदार अमिताभ के बड़े उम्र का है और उसे वैसा ही दिखाने के लिए टीनू को अपना सर मुड़ाना पड़ा। वैसे तो एक्टर डायरेक्टर के तौर पर दोनों ने शहंशाह मैं आज़ाद हूँ और कालिया में साथ काम किया था, पर साथ में एक्टिंग करने का मौका दोनों को पहली बार अग्निपथ में मिला था। इस फिल्म में विलन के नाम पर काफ़ी चर्चा हो रही थी, पर कोई सही नाम सोच नहीं रहा था। ऐसे में फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे डैनी ने कई नाम सुझाए, जिसमें से फिल्म के डायरेक्टर मुकुल को काचा चीना नाम बेहद पसंद आया और उसे फाइल कर दिया गया।
फिल्म में कृष्णन अय्यर का किरदार मिथुन की असल जिंदगी के एक मित्र से प्रेरित था, जो कभी मिथुन का रूममेट हुआ करता था। ये बात उन दिनों की है जब मिथुन इतने बड़े स्टार नहीं थे और किराए के कमरे में रहते थे। उसी रूम में एक और लड़का रहता था जिसका नाम देवियो था। वो कमरे के किराए में 150 रुपये और मिथुन 75 रुपये दिया करते थे। उस रूम में एक ही बिस्तर था जिस पर देवियो सोया करता था और मिथुन जमीन पर सोते थे। इस फिल्म में पहली बार अमिताभ और डैनी ने साथ में काम किया था। हालांकि दोनों के साथ काम करने का ऑफर शोले और कुली में भी मिला था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। दोनों ने अपने करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू किया था, लेकिन उन्हें साथ काम करने के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि डैनी और मुकुल पहले भी कानून क्या करेगा और एतबार जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। दीपक सिर के अवतार गिल, डैनी, सबने फिल्म में अमिताभ के बड़े उम्र का किरदार अदा किया है। हालांकि असल जिंदगी में सारे हम उम्र हैं या अमिताभ से छोटे हैं। फिल्म में अमिताभ की मां का रोल करने वाले अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी खुद अमिताभ से उम्र में काफ़ी छोटी हैं। फिल्म में आलोक नाथ द्वारा निभाया गया मास्टर दीनानाथ का किरदार 1972 में आई फिल्म पिंजरा में श्रीराम लागू के निभाए गए किरदार मास्टर श्रीधर पंत से प्रेरित था। जुम्मा चुम्मा दे दे गाना पहले इसी फिल्म के लिए तैयार किया गया था, मगर डायरेक्टर को लगा कि ये गाना विजय के किरदार पर शूट नहीं करेगा, तो उन्होंने फिल्म में जुम्मा की जगह अली बाबा गाने को फिल्म में फिट कर दिया। बाद में उस गाने को अमिताभ के भले ही फिल्म हम में इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म में कई हॉलीवुड गानों का इस्तेमाल किया गया, जैसे ग्लेन फ्रे का गाना न्यू बिलोंग टू द सिटी को क्रिएट करके फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा मोरी कोटो का गाना ये के को भी उस सीन में इस्तेमाल किया गया है जहां अमिताभ का किरदार डैनी के किरदार से मिलता है। अग्निपथ 1990 का रीमेक सही समय पर रिलीज हुआ है। इस समय दर्शकों की रुचि में बदलाव आया है। 80 और 90 के दशक में जिस तरह की फिल्में बनती थी वैसी फिल्में पसंद की जा रही हैं। सिंघम, दबंग, वांटेड, बॉडीगार्ड इसका सबूत है। इन्हें हम ठेठ जैसी फिल्म कह सकते हैं। सीधे हीरो और विलन की लड़ाई इनमें होती है। पहली रील में पता चल जाता है कि हीरो का टारगेट है बदला लेना। यह भी पता रहता है कि वह इसमें कामयाब होगा। दिलचस्पी सिर्फ इसमें होती है कि कैसे। मुकुल एस आनंद निर्देशित फिल्म अग्निपथ 1990 फ्लॉप रही थी। अमिताभ बच्चन ने आवाज बदलकर संवाद डब किए थे जो दर्शकों की समझ में नहीं आए और इसे फिल्म के पिटने का मुख्य कारण माना गया। किसी फ्लॉप फिल्म का रीमेक बनाना बिरला उदाहरण है। दरअसल अमिताभ वाली अग्निपथ को बाद में टीवी पर देख दर्शकों ने काफी सराहा। करण जौहर को लगा कि उनके पिता इस जौहर की फिल्म के साथ दर्शकों ने ठीक इंसाफ नहीं किया, इसलिए उन्होंने एक बार और इस फिल्म को बनाया ताकि इसकी सफलता के जरिए वे साबित कर सके कि उनके पिता द्वारा बनाई गई फिल्म उम्दा थी। अग्निपथ 2012 एक बदले की कहानी है इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, लेकिन फिल्म की मूल कहानी 1990 में रिलीज हुई फिल्म जैसी ही है। मांडवा में रहने वाला बालक विजय दीनानाथ चौहान यानी मास्टर अरेश भिवंडी वाला की आंखों के सामने उसके सिद्धार्थवंती पिता यानी चेतन पंडित को कांचा चीना यानी संजय दत्त बरगद के पेड़ से लटका कर मार डालता है, क्योंकि कांचा के बुरे इरादों की राह में मास्टर रुकावट थे। विजय अपनी मां यानी जरीना साहब के साथ मुंबई जा पहुंचता है, जहां उसकी मां एक बेटी को जन्म देती है। विजय का एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी तरह से पिता की मौत का बदला लेना। वह गैंगस्टर राउफ लाला यानी ऋषि कपूर की शरण लेता है। अब विजय यानी ऋतिक रोशन बड़ा हो चुका है, अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। राउफ लाला के जरिए वह कांचा तक जा पहुंचता है और किस तरीके से बदला लेता है यह फिल्म का सार है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ड्रामेटिक है। हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बारिश, आग, त्योहार के बैकड्रॉप में कहानी को आगे बढ़ाया गया है। ये चीजें अच्छी इसलिए लगती हैं क्योंकि कहानी लार्जर देन लाइफ है और ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है। बाल विजय और उसके पिता वाले हिस्से को लंबा फुटेज दिया गया है और यह हिस्सा बेहद ड्रामेटिक है। यहाँ पर दोनों लेखकों ने विजय के कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से दर्शक के दिलों और दिमाग में बैठा दिया है। इंटरवल के पहले वाला हिस्सा बेहद मजबूत है। इंटरवल के बाद फिल्म की गति सुस्त होती है। कुछ गाने और दृश्य रिकॉर्ड पैदा करते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। क्लाइमैक्स में फिर एक बार फिल्म गति पकड़ती है। हालांकि क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दबाजी में निपटाया गया है। फिल्म की खासियत है कि इसके कैरेक्टर विजय चौहान, कांचा चीना, राउफ लाला, एकनाथ गायतोंडे, शिक्षा, शांताराम, सूर्या को कुछ इस अंदाज में पेश किया गया है कि फिल्म मनोरंजक लगती है। खास तौर पर राउफ लाला का किरदार जब तक फिल्म में रहता है फिल्म का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाता है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने मूल अग्निपथ से जो बदलाव किए हैं वो खरते नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती वाला किरदार याद नहीं आता। ऋषि कपूर वाला किरदार जो उन्होंने जोड़ा है वो बेहतरीन है। कांचा चीना का जो ख्वाब उन्होंने शुरुआती रील में पैदा किया है वो जबरदस्त है।
फिल्म को निर्देशक ने देसी क्लेवर, सुर्ख रंगों, तेज धूप, गणेश उत्सव और दही हांडी से चढ़ाया है, पर फिल्म के संवादों पर मेहनत नहीं की गई है। मूल अग्निपथ में अमिताभ द्वारा बोले गए संवाद फिल्म की जान थे। बार बार अमिताभ अपना परिचय फिल्म में देते थे जो इसमें मिसिंग है। उसका शूट भी याद आता है। ऋतिक और प्रियंका का रोमांस वाला हिस्सा अधूरे मन से रखा गया है। काचा और विजय के आमने सामने वाले दृश्य ज्यादा होने थे। 1990 में मुंबई के निकट मांडवा पर कांचा का राज करने वाली बात थोड़ी हजम करना मुश्किल है। एक गाने में पृष्ठभूमि के बाल विजय, उसकी बहन और काली का फ्लेक्स बोर्ड नजर आता है। उस दौर में फ्लेक्स आ चुका था, इस पर संदेह है। अग्निपथ 1990 में अमिताभ बच्चन का अभिनय फिल्म पर भारी था। कुर्सी पर बैठने का उनका अपना अंदाज था। उन्होंने अपने किरदार को तीव्रता के साथ पेश किया था। अमिताभ से ऋतिक की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन ऋतिक के यह बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है। उन्हें कम संवाद दिए गए हैं और उनकी आंखों से बदले की आग की आंच को महसूस किया जा सकता है। प्रियंका चोपड़ा का ठीक से उपयोग नहीं किया गया है। उनके दृश्य कमजोर हैं और उन्हें ज्यादा करने को कुछ नहीं था। संजय दत्त का स्टाइल सिंगल स्क्रीन दर्शकों को बेहद अच्छा लगेगा। उनकी शुद्ध हिंदी, गीता और महाभारत का उल्लेख उनके किरदार को दिलचस्प बनाता है। काचा चीना के रूप में संजू बाबा बेहद जमे हैं और उन्हें इसी तरह अपनी उम्र के मुताबिक रोल करने चाहिए। ऋषि कपूर ने विलन के रूप में जो तेवर दिखाए वो लाजवाब है। उनका कसाईपन उनके अभिनय में झलकता है। आरिस भिवंडीवाला, ओमपुरी, चेतन पंडित, कनका तिवारी सहित सारे कलाकारों ने बेहतरीन एक्टिंग की है। फिल्म का संगीत अच्छा है। देवाश्री गणेशा गुनगुना अभी मुझ में कहीं सुनने लायक हैं। चिकनी चमेली के लिए सिचुएशन अच्छी बनाई गई है और इस पर कैटरीना का बेहतरीन डांस है। किरण देवहंस और रवि के चंद्रा की सिनेमेटोग्राफी द्वारा हम लोकेशंस को फील कर सकते हैं। फिल्म का एक्शन रॉ और खून खराबे से भरा है। अग्निपथ के जरिए उस दौर को याद किया गया है जब बाप का बदला रोती हुई विधवा माँ बहन की इज्जत, खौफना विलेन और शक्तिशाली हीरो के इर्द गिर्द कहानी घूमती थी। अग्निपथ 2012 में कोई मेहमान फिल्म नहीं है, लेकिन उस दौर के हाई वोल्टेज रिवेंज ड्रामा को अच्छे से पेश किया है, इसलिए एक बार ये फिल्म देखी जा सकती है। अंधा कानून 1983 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म से रजनीकांत ने हिंदी सिनेमा में एंट्री की थी। इससे पहले करीब 8 साल के अपने फिल्मी करियर में रजनीकांत कई सफल तमिल और तेलुगु फिल्में दे चुके थे और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके थे। यही वजह थी कि अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार ने भी अंधा कानून में गेस्ट अपीयरेंस करना स्वीकार कर लिया था। आज अपने डेब्यू के 36 साल बाद रजनीकांत सिर्फ हिंदी या तमिल ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा की पहचान बन चुके हैं। रजनीकांत की पहली फिल्म से पहले जरा उनके पहले निर्देशक का किस्सा जान लेते हैं, जो वो अक्सर सुनाया करते हैं। वह बताते हैं कि अपूर्वा रंगागल, जो उनकी पहली तमिल फिल्म थी जो कि 1975 में आई थी, के पहले भी वे बालाचंद्रन को ऑडिशन देने गए थे। वहां पर रजनीकांत, जो तब शिवाजी राव गायकवाड़ थे, जो उन्हें उस समय के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन के कुछ पॉपुलर डायलॉग उन्हीं के अंदाज में बोलकर दिखाए। रजनीकांत बताते हैं कि उन्हें तब बहुत निराशा हुई जब बढ़िया ऑडिशन के बावजूद बालचंद्रन ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें खुद का कोई स्टाइल डेवलप करना चाहिए। वे मानते हैं कि उस महान फिल्मकार की इसी एक सलाह ने उन्हें शिवाजी राव से रजनीकांत बनने के लिए जरूरी एक खूबी ढूंढने को प्रेरित किया। बाद में इस जोड़ी ने करीब दर्जन भर सुपरहिट फिल्में की, जिनमें रजनीकांत को थलाइवा बनाया। थलाइवा यानी बॉस। रजनीकांत ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में अविश्वसनीय एक्शन और कविताएं संवाद बोलने का चलन शुरू किया था, जो आज भी कायम है। यह स्टाइल उस दौर की तमाम क्षेत्रीय फिल्मों में तो खासा पॉपुलर रहा, लेकिन इनसे सजी हिंदी फिल्मों को बी ग्रेड माना जाता था। रजनीकांत इस स्टाइल के साथ जब खुद बॉलीवुड पहुंचे तो कहानी एकदम बदल गई। झटके से चश्मा पहनने का अंदाज रजनीकांत ने हिंदी दर्शकों को अपनी पहली फिल्म के जरिए ही सिखा दिया था। दिखा दिया की जगह सिखा दिया, इसलिए कि फिल्म के रिलीज होते ही न सिर्फ उनका स्टाइल बल्कि वह गॉगल्स भी खासे डिमांड में आ गए थे जो उन्होंने फिल्म में पहने थे। बाकी उनका हेयर स्टाइल तो इस कदर पॉपुलर हुआ कि वह खुद भी सालों से इसे ही दोहराते रहे। फिल्म में कुछ दृश्यों में रजनीकांत का ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक गॉगल्स वाला लुक आपको रोबोट फ्रेंचाइजी की फिल्मों में नजर आने वाले चिट्टी द रोबो की याद भी दिला देता है। फिल्म में रजनीकांत के किरदार पर आए तो उन्हें विजय यानी वह नाम दिया गया था जो ज़्यादा बार अमिताभ बच्चन का स्क्रीन नेम रहा था। देखा जाए तो अकेला यह नाम ही उनके कंधों पर ढेर सारा बोझ लादने के लिए काफ़ी था।
जिस पर फिल्म में अमिताभ बच्चन खुद भी मौजूद थे और उनके अलावा हेमा मालिनी और रीना राय जैसी अभिनेत्रियां भी थी। इनके भारी भरकम सितारा कद के बावजूद फिल्म में एक भी ऐसा दृश्य नहीं जिनके बारे में कहा जा सके कि यहाँ पर रजनीकांत जरा साइड में चले गए। हर डेब्यू करने वाले कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि बड़े नामों के आगे भी दर्शक यह न भूले कि फिल्म का नायक वह है। रजनीकांत ने पूरी फिल्म में यह बात याद रखने में पूरी सफलता हासिल की है कि उनका यह मिजाज आज भी कायम है और यही वजह है कि सालों साल उनकी फिल्मों की टिकटें अपनी असल कीमत से कई गुना अधिक पैसे में बिकती आई हैं। नवंबर 2018 में रिलीज हुई 2.0 की टिकटों की कीमत तो लगभग 1600 रुपये तक पहुंच गई थी, वह भी तब जब आलोचकों ने भर भर कर इस फिल्म की बुराइयां लिखी थी। नायकत्व के जिस गिरेशट को क्रांतिकारी बताते बॉलीवुड आज आघात नहीं है, रजनीकांत ने अंधा कानून में वही शेड अपनाया था। फिल्म में वह इस बात के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं उसे जस्टिफाई करने की ज़रूरत जरा भी नहीं है। इससे पहले भी रिवेंज फिल्मों में इस तरह की कहानियां दिखाई जा रही थी, लेकिन उनमें नायक के अपराधी बनने को जस्टिफाई करने का दबाव हमेशा नजर आता था। मजबूरन और ठेंगा दिखाकर गिरे हीरो बनने का फर्क रजनीकांत ने ही हमें अपनी इस फिल्म में बताया था। आने वाले वक्त में उन्हें देवताओं की तरह पूजा जाने वाला महानायक बनना था और वह दूसरे चुटकुले में पाया जाने वाला किरदार भी, लेकिन उनका अंदाजा आप सिर्फ अंधा कानून देखकर ही नहीं लगा सकते। अंधा कानून और आखिरी रास्ता की मंजिल क्या होगी क्या कोई नहीं जानता है, पर आपको तैयार करने के लिए और इसका जादू फिर से जनता के दिल पर चलने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी थी। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 2 सुपरहिट फिल्म अंधा कानून और आखिरी रास्ता का रीमेक बनने जा रहा है। दोस्तों, अंधा कानून और आखिरी रास्ता की मंजिल क्या होगी यह कोई नहीं जानता है, पर इसको तैयार करने के लिए और इसका जादू फिर से जनता के दिल पर चलाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 2 सुपरहिट फिल्म अंधा कानून और आखिरी रास्ता का रीमेक बनने जा रहा है। हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता जयंती लाल गाड़ा इन दोनों फिल्मों का रीमेक बनाने की तैयारी कर चुके हैं। निर्माता जयंती लाल गांडा कहानी जैसे सुपरहिट फिल्म के निर्माता रह चुके हैं और इन दिनों अंधा कानून और आखिरी रास्ता दोनों फिल्मों के रीमेक राइट्स खरीदने की तैयारी में है। जयंती लाल गाड़ा ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रीमेक बनाने की इसलिए सोची होगी क्योंकि अमिताभ बच्चन की 5 फिल्मों के रीमेक बना चुके हैं और वो भी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले ऐसे कलाकार हैं जिनके खाते में इतनी रीमेक फिल्में बनी हैं। अमिताभ बच्चन की अब तक की 3 फिल्में डॉन, अग्निपथ और जंजीर के रीमेक बन चुके हैं। जंजीर फिल्म अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, पर डॉन, अग्निपथ जैसी फिल्मों के रीमेक ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की है। वैसे आजकल हिंदी सिनेमा में सालों पहले बनी फिल्मों का रीमेक बनाना सरल काम नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ समय पहले सिनेमाघरों में हिम्मत वाला और चश्मे बद्दार फिल्मों की रीमेक रिलीज हुई थी, पर दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर वो कमाई नहीं की जो सालों पहले हिम्मत वाला और चश्मे बद्दूर ने की थी। कुछ निर्माता और निर्देशक अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रीमेक बनाने की चुनौती को सरलता से इसलिए भी स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनके नाम से ही दर्शक फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और दूसरा कारण यह भी रहता है कि निर्देशक को निर्माता तथा निर्देशक से उम्मीदें होती हैं कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म का रीमेक बनाते समय उसमें पहले से फिल्म के कुछ अंश तो जरूर डाले होंगे। अमिताभ बच्चन ने अब तक के करियर में हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं। 1983 में बनी कुली भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। सौम्य बंदोपाध्याय ने अपनी किताब अमिताभ बच्चन में कुली के दौरान हुए हादसे का जिक्र किया है। 2 दिसंबर 1983 को कुली रिलीज हुई थी। फिल्म ने कामयाबी की नई इबारत लिखी और इसके साथ ही पुनीत इस राष्ट्रीय विलन बन गए। लेकिन पुनीत के राष्ट्रीय विलन बनने के पीछे अमिताभ बच्चन को 59 दिन हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। आलम यह था कि अमिताभ बच्चन का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने भी हार मान ली थी। दरअसल कुली के सेट पर शूटिंग के दौरान पुनीत ने जब घूसा मारा तो किसी को नहीं पता था कि एक सीन फिल्माने की अमिताभ बच्चन को यह कीमत चुकानी पड़ेगी। अमिताभ सहित सभी को यह चोट मामूली लग रही थी क्योंकि खून की एक बूंद भी नहीं निकली थी। कुली की शूटिंग के दौरान चोट लगने के बाद ही अमिताभ बच्चन गंभीर और संवेदनशील दौर से गुजर रहे थे। मामला सिर्फ आंत के फट जाने तक नहीं रह गया था, उन्हें निमोनिया और पीलिया ने भी जकड़ लिया था। पूरे शरीर में कई मशीनें लगी थी और देश अपने सुपरस्टार की सलामती की दुआ कर रहा था।
एक शनिवार को उन्हें चोट लगी थी और दूसरे शनिवार को वह ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे। बीच के 8 दिनों में 2 ऑपरेशन हुए। अमिताभ की हालत देख राजीव गांधी अमेरिका यात्रा बीच में छोड़कर ही 4 अगस्त की आधी रात वापस लौटे और एयरपोर्ट से सीधे अमिताभ से मिलने पहुंचे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी भी अपनी पहली विदेश यात्रा स्थगित करके अमिताभ बच्चन से मिलने पहुंची। 2 अगस्त 1982 को अखबारों में इस घटना को पढ़कर अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन बदहवास थे। उस वक्त उन्हें घटना की जानकारी देने लायक कोई व्यक्ति घर में नहीं था। भोजन और नींद के थोड़े से वक्त के अलावा 24 सितंबर तक बच्चन जी ने अपने बेटे के लिए रामचरितमानस का पाठ किया था। 24 सितंबर के दिन आखिरकार अमिताभ को ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रास्ते में घर जाते हुए बिग बी को यह एहसास हो चुका था कि लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। मुंबई की सड़कें उनके पोस्टर से पटी पड़ी थी। लोगों ने उनकी सलामती के लिए पूजा हवन तक करवाया था। लोगों की बेकाबू भीड़ घर पर उनका इंतजार कर रही थी। घर पहुंचकर उन्होंने हाथ हिलाकर अपने शुभ चिंतकों का शुक्रिया अदा किया। इस वास्तविक सीन को ही फिल्म कुली के अंतिम सीन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रयागराज और कादर खान की लिखी शुरुआती स्क्रिप्ट में अमिताभ के मरने के साथ फिल्म खत्म होने वाली थी, लेकिन उनकी चोट की वजह से मेकर्स को लगा कि ऑडियंस हाल ही में मौत के मुंह से बचकर आए अमिताभ बच्चन को पर्दे पर मरता हुआ देखना पसंद नहीं करेगी। इसलिए इन मौके पर फिल्म के स्क्रिप्ट को बदल दिया गया। आइए जानते हैं अमिताभ बच्चन की चोट लगने के बाद पुनीत सस्सर के साथ क्या हुआ था। कुल्लू में जब अमिताभ बच्चन के साथ हादसा हुआ था तब इस सर को घर पर धमकी भरे खत आते थे। लोग बोलते थे कि तुम्हें हम जान से मार देंगे, आपने हमारे प्रिय कलाकार के साथ इस तरह क्यों किया। लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि वे रियल को भूलकर रील में यकीन करने लगते हैं, जबकि यह हादसा दुर्भाग्यवश हुआ था। लेकिन पुनीत को कई बार लोगों को जवाब देना पड़ा कि वे कलाकार हैं, कहीं जाने अनजाने में आपको ठेस पहुंचाई है तो क्षमा प्रार्थी। आइए जानते हैं पुनीत के साथ क्या हुआ अमिताभ बच्चन की चोट लगने के बाद। कुल्लू में जब अमिताभ बच्चन के साथ हादसा हुआ तो पुनीत ने बताया, तब मुझे घर पर धमकी भरे खत आते थे। लोग बोलते थे कि वे हमें जान से मार देंगे, आपने हमारे प्रिय कलाकार के साथ इस तरह क्यों किया। लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि वे रियल को भूलकर रील में यकीन करने लगते हैं, जबकि यह हादसा दुर्भाग्यवश हुआ था। लेकिन मुझे कई बार लोगों को जवाब देना पड़ा कि मैं एक कलाकार हूँ, कहीं जाने अनजाने में आपको ठेस पहुंचाई है तो क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया था। काफ़ी लोग मेरी इस बात तो समझ गए थे, लेकिन जो नहीं समझे उसने कहा कि कर लो भाई जो करना है। काफ़ी लोग मेरी इस बात को समझ गए थे, लेकिन जो नहीं समझे थे उनसे कहा कि कर लो भाई जो भी करना है। 1982 में हुए इस हादसे के बाद मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे फेवरेट कलाकार अमित जी के साथ मेरे ही हाथों हादसा हो गया। दुख तो बहुत था, आत्मग्लानि भी थी, पश्चाताप कर रहा था, ऊपर से लोगों के धमकी भरे खत और फोन आ रहे थे। यह बात अमित जी को पता चली कि मैं इस एक्सीडेंट के बाद से बहुत अपसेट हूँ, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, तो उन्होंने लोगों से कहा कि पुनीत को बुलाओ, मैं मिलने आया हूँ। मैं मिलने गया तब वे बोले, तुम टेंशन मत लो बेटा, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुमने यह जानबूझकर नहीं किया, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कुछ भी नहीं है, तो तुम भी निश्चिंत रहो, यही हादसा था सो हो गया। यह सब कहने समझाने के बाद वह मुझे मीडिया के सामने गले में हाथ डालकर ले गए। कैमरे के सामने खड़े होकर कहा, मैं पुनीत के साथ हूँ, यह उनकी उदारता है, वह बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। वह अब भी जब हॉस्पिटल जाते थे तब मुझे अच्छा नहीं लगता था, आज तो उनसे हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। वे जब भी मिलते हैं बड़े गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। आइए जानते हैं घटना के टाइम पर कुली के सलाहकार ने क्या कहा। जिस दिन अमित जी के साथ यह गंभीर हादसा हुआ उस दिन हमारी 2 बजे की शिफ्ट थी। मेरा शॉट पहले था और दूसरे शॉट के लिए लाइटिंग लग रही थी। अमित जी और पुनीत जी के साथ इसका टेक लिया गया था और सब लोग खुश थे क्योंकि वह बहुत ही अच्छा शूट हुआ था। सेट पर जितने लोग मौजूद थे सब तालियां बजा रहे थे। अमित जी प्राण साहब जी स्टाइल में सबको थैंक यू कर रहे थे। मैंने वह सब देखा, लेकिन अचानक अमित जी गायब हो गए। मेरे मेकअप मैन ने आकर मुझे बताया कि अमित जी को चोट लग गई है, वह गार्डन में लेटे हुए हैं। तब तक निर्देशन मनमोहन देसाई और प्रयागराज जी और हम सब लोग उधर गए। अमित जी ने कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने शूटिंग के समय शॉट को बीच में नहीं छोड़ा और दर्द की शिकायत भी नहीं की। दर्द के बावजूद सीन पूरा किया। आगे चलकर सबको पता चला कि मामला कितना गंभीर था। आइए जानते हैं अमित के मेकअप मैन ने क्या कहा, जो कि उनके साथ 47 सालों से थे। अमित के मेकअप मैन ने कहा, कुली वाले हादसे के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उनकी एंग्री यंग मैन की इमेज कसूरवार रही है। दरअसल इस फिल्म से पहले उनकी जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्में आ चुकी हैं। उन सब में अमिताभ साहब एक्शन खुद किया करते थे, जैसा आजकल अच्छे करते हैं।
वैसा बच्चन साहब उस जमाने सब कुछ कर चुके थे। कुली का वह सीन कोई बड़ा एक्शन सीन नहीं था, केवल पुनीत ईश्वर के साथ फाइट सीन ही था। ऐसे में हमने उन्हें नहीं रोका। कब पुनीत ईश्वर का हाथ उन्हें लगा और गिरने की वजह से कब टेबल का कोना उनके पेट में चुभ गया, इसका पता भी नहीं चला। इसके लिए उन्होंने पुनीत ईश्वर को भी कसूरवार नहीं ठहराया। जब दर्द महसूस हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया। बेंगलुरु के हॉस्पिटल में पहला ऑपरेशन हुआ, फिर मुंबई के ब्रिज कैंडी में सर्जरी हुई। हॉस्पिटल में तब जया ही और उनके भाई को जाने की परमिशन थी। डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई, साथ ही उनके चाहने वालों की दुआएं भी काम कर गई। यह उनका दूसरा जन्म है। इससे उन्होंने अपने आप को इतना फिजिकली फिट कर लिया है कि घंटों काम करने के बावजूद भी उन्हें थकान नहीं होती। खाने में उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया था, शराब सिगरेट से बिल्कुल दूरी बना ली। ये सब फैसले उन्होंने एक झटके में ले लिए थे। आइए जानते हैं अमिताभ के डुप्लीकेट ने क्या कहा। मैं मेरे भाई पप्पू के साथ कुली फिल्म का एक्शन डायरेक्टर था। काफ़ी कम लोगों को यह पता था कि मैं अमित जी के लिए बॉडी डबल का काम भी करता था, और यह सीन के लिए भी मैंने उनको कहा था कि बॉडी डबल करूंगा, पर उन्होंने मना करते हुए कहा कि वे खुद ही कर लेंगे। पुनीत ईश्वर साहब कराटे के होल्डर हैं और बहुत जोश में काम करते हैं। उस सीन में उन्हें अमित जी को मुक्का मारना था। उन्होंने वह जोश से मारा, लेकिन बदकिस्मती से अमित जी की टेबल और दीवार के बीच में दब गए और उनको चोट लग गई। हालांकि हमें उस समय कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। बाद में स्थिति बिगड़ी तो उन्हें बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कुछ ही दिनों में हमें मामले की गंभीरता समझ आई। हम उस समय अस्पताल जाते थे और उनकी तबीयत के बारे में जानकारी लेते थे, तो बाहर सैकड़ों लोगों भी उनके लिए दुआ करते थे। जब वह नई जिंदगी पाकर अस्पताल से वापस आए तो उस सीन के आगे वाले सीन भी शूट किए। उनकी शूटिंग हमने मुंबई के चंदीवाली स्टूडियो में की थी। पूरे शरीर में कई मशीनें लगी थी और देश अपने सुपरस्टार की सलामती की दुआ कर रहा था। एक शनिवार को उन्हें चोट लगी थी और दूसरे शनिवार को वह ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे। बीच के 8 दिनों में 2 ऑपरेशन हुए। अमिताभ की हालत देख राजीव गांधी अमेरिका यात्रा बीच में छोड़कर ही 4 अगस्त की आधी रात वापस लौटे और एयरपोर्ट से सीधे अमिताभ से मिलने पहुंचे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी भी अपनी पहली विदेश यात्रा स्थगित करके अमिताभ बच्चन से मिलने पहुंची। 1990 में रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 10वें स्थान पर रही थी। फिर भी फ्लॉप ही मानी गई। कारण था इसका भारी भरकम बजट। मुकुल आनंद द्वारा बनाई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गैंगस्टर का रोल किया था। इस फिल्म का नाम अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अग्निपथ से लिया गया था, और फिल्म में इस कविता की कुछ लाइनों का इस्तेमाल भी किया गया था। इसका डायलॉग हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था, जिसे देखो वही विजय दीनानाथ चौहान की रट लगाए हुए था। आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ के गालों में रुई भर दी जाती थी ताकि वे चिपके हुए न लगे और आवाज भी थोड़ी अलग निकले। ऐसा ही कुछ मार्लन ब्रांडो के साथ भी किया गया था। जब वह हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर की शूटिंग कर रहे थे, गॉडफादर में तो ये तकरीबन काम कर गई, पर अमिताभ को लोगों ने इस फिल्म में कुछ खास पसंद नहीं किया था। फिल्म के एक सीन में अमिताभ के किरदार को मां द्वारा घर से निकाल दिए जाने के बाद दुखी विजय को फिल्म की हीरोइन माधवी के साथ बेड सीन करना था, और अमिताभ उस सीन को करने में सहज नहीं थे। इस बारे में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर मुकुल आनंद से बात की और उस सीन को फिल्म से निकाल दिया गया। वैसे तो टीनू आनंद और अमिताभ एक ही उम्र के हैं, मगर इस फिल्म में टीनू का किरदार अमिताभ के बड़े उम्र का है और उसे वैसा ही दिखाने के लिए टीनू को अपना सर मुड़ाना पड़ा। वैसे तो एक्टर डायरेक्टर के तौर पर दोनों ने शहंशाह मैं आज़ाद हूँ और कालिया में साथ काम किया था, पर साथ में एक्टिंग करने का मौका दोनों को पहली बार अग्निपथ में मिला था। इस फिल्म में विलन के नाम पर काफ़ी चर्चा हो रही थी, पर कोई सही नाम सोच नहीं रहा था। ऐसे में फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे डैनी ने कई नाम सुझाए, जिसमें से फिल्म के डायरेक्टर मुकुल को काचा चीना नाम बेहद पसंद आया और उसे फाइल कर दिया गया। फिल्म में कृष्णन अय्यर का किरदार मिथुन की असल जिंदगी के एक मित्र से प्रेरित था, जो कभी मिथुन का रूममेट हुआ करता था। ये बात उन दिनों की है जब मिथुन इतने बड़े स्टार नहीं थे और किराए के कमरे में रहते थे। उसी रूम में एक और लड़का रहता था जिसका नाम देवियो था। वो कमरे के किराए में 150 रुपये और मिथुन 75 रुपये दिया करते थे। उस रूम में एक ही बिस्तर था जिस पर देवियो सोया करता था और मिथुन जमीन पर सोते थे।
इस फिल्म में पहली बार अमिताभ और डैनी ने साथ में काम किया था। हालांकि दोनों के साथ काम करने का ऑफर शोले और कुली में भी मिला था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। दोनों ने अपने करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू किया था, लेकिन उन्हें साथ काम करने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि डैनी और मुकुल पहले भी कानून क्या करेगा और एतबार जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। दीपक सिर के अवतार गिल, डैनी सबने फिल्म में अमिताभ के बड़े उम्र का किरदार अदा किया है। हालांकि असल जिंदगी में सारे हम उम्र हैं या अमिताभ से छोटे हैं। फिल्म में अमिताभ की मां का रोल करने वाले अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी खुद अमिताभ से उम्र में काफी छोटी हैं। फिल्म में आलोक नाथ द्वारा निभाया गया मास्टर दीनानाथ का किरदार 1972 में आई फिल्म पिंजरा में श्रीराम लागू के निभाए गए किरदार मास्टर श्रीधर पंत से प्रेरित था। जुम्मा चुम्मा दे दे गाना पहले इसी फिल्म के लिए तैयार किया गया था, मगर डायरेक्टर को लगा कि ये गाना विजय के किरदार पर शूट नहीं करेगा, तो उन्होंने फिल्म में जुम्मा की जगह अली बाबा गाने को फिल्म में फिट कर दिया। बाद में उस गाने को अमिताभ के भले ही फिल्म हम में इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म में कई हॉलीवुड गानों का इस्तेमाल किया गया, जैसे ग्लेन फ्रे का गाना न्यू बिलोंग टू द सिटी को क्रिएट करके फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा मोरी कोटो का गाना ये के को भी उस सीन में इस्तेमाल किया गया है जहां अमिताभ का किरदार डैनी के किरदार से मिलता है। अग्निपथ 1990 का रीमेक सही समय पर रिलीज हुआ है। इस समय दर्शकों की रुचि में बदलाव आया है। 80 और 90 के दशक में जिस तरह की फिल्में बनती थी वैसी फिल्में पसंद की जा रही हैं। सिंघम, दबंग, वांटेड, बॉडीगार्ड इसका सबूत है। इन्हें हम ठेठ जैसी फिल्म कह सकते हैं। सीधे हीरो और विलन की लड़ाई इनमें होती है। पहली रील में पता चल जाता है कि हीरो का टारगेट है बदला लेना। ये भी पता रहता है कि वह इसमें कामयाब होगा। दिलचस्पी सिर्फ इसमें होती है कि कैसे। मुकुल एस आनंद निर्देशित फिल्म अग्निपथ 1990 फ्लॉप रही थी। अमिताभ बच्चन ने आवाज बदलकर संवाद डब किए थे, जो दर्शकों की समझ में नहीं आए और इसे फिल्म के पिटने का मुख्य कारण माना गया। किसी फ्लॉप फिल्म का रीमेक बनाना बिरला उदाहरण है। दरअसल अमिताभ वाली अग्निपथ को बाद में टीवी पर देख दर्शकों ने काफी सराहा। करण जौहर को लगा कि उनके पिता एस जौहर की फिल्म के साथ दर्शकों ने ठीक इंसाफ नहीं किया, इसलिए उन्होंने एक बार और इस फिल्म को बनाया ताकि इसकी सफलता के जरिए वे साबित कर सके कि उनके पिता द्वारा बनाई गई फिल्म उम्दा थी। अग्निपथ 2012 एक बदले की कहानी है। इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, लेकिन फिल्म की मूल कहानी 1990 में रिलीज हुई फिल्म जैसी ही है। मांडवा में रहने वाला बालक विजय दीनानाथ चौहान यानी मास्टर अरेश भिवंडी वाला की आंखों के सामने उसके सिद्धार्थवंती पिता यानी चेतन पंडित को कांचा चीना यानी संजय दत्त बरगद के पेड़ से लटका कर मार डालता है, क्योंकि कांचा के बुरे इरादों की राह में मास्टर रुकावट थे। विजय अपनी मां यानी जरीना साहब के साथ मुंबई जा पहुंचता है, जहां उसकी मां एक बेटी को जन्म देती है। विजय का एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी तरह से पिता की मौत का बदला लेना। वह गैंगस्टर राउफ लाला यानी ऋषि कपूर की शरण लेता है। अब विजय यानी ऋतिक रोशन बड़ा हो चुका है, अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। राउफ लाला के जरिए वह कांचा तक जा पहुंचता है और किस तरीके से बदला लेता है यह फिल्म का सार है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ड्रामेटिक है। हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बारिश, आग, त्योहार के बैकड्रॉप में कहानी को आगे बढ़ाया गया है। ये चीजें अच्छी इसलिए लगती हैं क्योंकि कहानी लार्जर देन लाइफ है और ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है। बाल विजय और उसके पिता वाले हिस्से को लंबा फुटेज दिया गया है और यह हिस्सा बेहद ड्रामेटिक है। यहाँ पर दोनों लेखकों ने विजय के कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से दर्शक के दिलों और दिमाग में बैठा दिया है। इंट्रोल के पहले वाला हिस्सा बेहद मजबूत है। इंट्रोल के बाद फिल्म की गति सुस्त होती है। कुछ गाने और दृश्य रिकॉर्ड पैदा करते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। क्लाइमेक्स में फिर एक बार फिल्म गति पकड़ती है। हालांकि क्लाइमेक्स थोड़ा जल्दबाजी में निपटाया गया है। फिल्म की खासियत है कि इसके कैरेक्टर विजय चौहान, कांचा चीना, राउफ लाला, एकनाथ गायतोंडे, शिक्षा, शांताराम, सूर्या को कुछ इस अंदाज में पेश किया गया है कि फिल्म मनोरंजक लगती है। खास तौर पर राउफ लाला का किरदार जब तक फिल्म में रहता है, फिल्म का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाता है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने मूल अग्निपथ से जो बदलाव किए हैं वो करते नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती वाला किरदार याद नहीं आता। ऋषि कपूर वाला किरदार जो उन्होंने जोड़ा है वो बेहतरीन है। कांचा चीना का जो ख्वाब उन्होंने शुरुआती रील में पैदा किया है वो जबरदस्त है। फिल्म को निर्देशक ने देसी क्लेवर, सुर्ख रंगों, तेज धूप, गणेश उत्सव और दही हांडी से चढ़ाया है, पर फिल्म के संवादों पर मेहनत नहीं की गई है। मूल अग्निपथ में अमिताभ द्वारा बोले गए संवाद फिल्म की जान थे। बार बार अमिताभ अपना परिचय फिल्म में देते थे, जो इसमें मिसिंग है। उसका शूट भी याद आता है। ऋतिक और प्रियंका का रोमांस वाला हिस्सा अधूरे मन से रखा गया है। कांचा और विजय के आमने सामने वाले दृश्य ज्यादा होने थे। 1990 में मुंबई के निकट मांडवा पर कांचा का राज करने वाली बात थोड़ी
हजम करना मुश्किल है। एक गाने में पृष्ठभूमि के बाल विजय, उसकी बहन और काली का फ्लेक्स बोर्ड नजर आता है। उस दौर में फ्लेक्स आ चुका था, इस पर संदेह है। अग्निपथ 1990 में अमिताभ बच्चन का अभिनय फिल्म पर भारी था। कुर्सी पर बैठने का उनका अपना अंदाज था। उन्होंने अपने किरदार को तीव्रता के साथ पेश किया था। अमिताभ से ऋतिक की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन ऋतिक के यह बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है। उन्हें कम संवाद दिए गए हैं और उनकी आंखों से बदले की आग की आंच को महसूस किया जा सकता है। प्रियंका चोपड़ा का ठीक से उपयोग नहीं किया गया है। उनके दृश्य कमजोर हैं और उन्हें ज्यादा करने को कुछ नहीं था। संजय दत्त का स्टाइल सिंगल स्क्रीन दर्शकों को बेहद अच्छा लगेगा। उनकी शुद्ध हिंदी, गीता और महाभारत का उल्लेख उनके किरदार को दिलचस्प बनाता है। काचा चीना के रूप में संजू बाबा बेहद जमे हैं और उन्हें इसी तरह अपनी उम्र के मुताबिक रोल करने चाहिए। ऋषि कपूर ने विलन के रूप में जो तेवर दिखाए वो लाजवाब है। उनका कसाईपन उनके अभिनय में झलकता है। आरिस भिवंडीवाला, ओमपुरी, चेतन पंडित, कनका तिवारी सहित सारे कलाकारों ने बेहतरीन एक्टिंग की है। फिल्म का संगीत अच्छा है। देवाश्री गणेशा गुनगुना अभी मुझ में कहीं सुनने लायक हैं। चिकनी चमेली के लिए सिचुएशन अच्छी बनाई गई है और इस पर कैटरीना का बेहतरीन डांस है। किरण देवहंस और रवि के चंद्रा की सिनेमेटोग्राफी द्वारा हम लोकेशंस को फील कर सकते हैं। फिल्म का एक्शन रॉ और खून खराबे से भरा है। अग्निपथ के जरिए उस दौर को याद किया गया है जब बाप का बदला रोती हुई विधवा माँ बहन की इज्जत, खौफनाक विलेन और शक्तिशाली हीरो के इर्द गिर्द कहानी घूमती थी। अग्निपथ 2012 में कोई मेहमान फिल्म नहीं है, लेकिन उस दौर के हाई वोल्टेज रिवेंज ड्रामा को अच्छे से पेश किया है, इसलिए एक बार ये फिल्म देखी जा सकती है। अंधा कानून 1983 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म से रजनीकांत ने हिंदी सिनेमा में एंट्री की थी। इससे पहले करीब 8 साल के अपने फिल्मी करियर में रजनीकांत कई सफल तमिल और तेलुगु फिल्में दे चुके थे और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके थे। यही वजह थी कि अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार ने भी अंधा कानून में गेस्ट अपीयरेंस करना स्वीकार कर लिया था। आज अपने डेब्यू के 36 साल बाद रजनीकांत सिर्फ हिंदी या तमिल ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा की पहचान बन चुके हैं। रजनीकांत की पहली फिल्म से पहले जरा उनके पहले निर्देशक का किस्सा जान लेते हैं, जो वो अक्सर सुनाया करते हैं। वह बताते हैं कि अपूर्वा रंगागल, जो उनकी पहली तमिल फिल्म थी जो कि 1975 में आई थी, के पहले भी वे बालाचंद्रन को ऑडिशन देने गए थे। वहां पर रजनीकांत, जो तब शिवाजी राव गायकवाड़ थे, जो उन्हें उस समय के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन के कुछ पॉपुलर डायलॉग उन्हीं के अंदाज में बोलकर दिखाए। रजनीकांत बताते हैं कि उन्हें तब बहुत निराशा हुई जब बढ़िया ऑडिशन के बावजूद बालचंद्रन ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें खुद का कोई स्टाइल डेवलप करना चाहिए। वे मानते हैं कि उस महान फिल्मकार की इसी एक सलाह ने उन्हें शिवाजी राव से रजनीकांत बनने के लिए जरूरी एक खूबी ढूंढने को प्रेरित किया। बाद में इस जोड़ी ने करीब दर्जन भर सुपरहिट फिल्में की, जिनमें रजनीकांत को थलाइवा बनाया। थलाइवा यानी बॉस। रजनीकांत ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में अविश्वसनीय एक्शन और कविताएं संवाद बोलने का चलन शुरू किया था, जो आज भी कायम है। यह स्टाइल उस दौर की तमाम क्षेत्रीय फिल्मों में तो खासा पॉपुलर रहा, लेकिन इनसे सजी हिंदी फिल्मों को बी ग्रेड माना जाता था। रजनीकांत इस स्टाइल के साथ जब खुद बॉलीवुड पहुंचे तो कहानी एकदम बदल गई। झटके से चश्मा पहनने का अंदाज रजनीकांत ने हिंदी दर्शकों को अपनी पहली फिल्म के जरिए ही सिखा दिया की जगह सिखा दिया, इसलिए कि फिल्म के रिलीज होते ही न सिर्फ उनका स्टाइल बल्कि वह गॉगल्स भी खासे डिमांड में आ गए थे जो उन्होंने फिल्म में पहने थे। बाकी उनका हेयर स्टाइल तो इस कदर पॉपुलर हुआ कि वह खुद भी सालों से इसे ही दोहराते रहे। फिल्म में कुछ दृश्यों में रजनीकांत का ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक गॉगल्स वाला लुक आपको रोबोट फ्रेंचाइजी की फिल्मों में नजर आने वाले चिट्टी द रोबो की याद भी दिला देता है। फिल्म में रजनीकांत के किरदार पर आए तो उन्हें विजय यानी वह नाम दिया गया था जो ज़्यादा बार अमिताभ बच्चन का स्क्रीन नेम रहा था। देखा जाए तो अकेला यह नाम ही उनके कंधों पर ढेर सारा बोझ लादने के लिए काफ़ी था। इस पर फिल्म में अमिताभ बच्चन खुद भी मौजूद थे और उनके अलावा हेमा मालिनी और रीना राय जैसी अभिनेत्रियाँ भी थी। इनके भारी भरकम सितारा कद के बावजूद फिल्म में एक भी ऐसा दृश्य नहीं जिनके बारे में कहा जा सके कि यहाँ पर रजनीकांत जरा साइड में चले गए। हर डेब्यू करने वाले कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि बड़े नामों के आगे भी दर्शक यह न भूले कि फिल्म का नायक वह है।
रजनीकांत ने पूरी फिल्म में यह बात याद रखने में पूरी सफलता हासिल की है कि उनका यह मिजाज आज भी कायम है और यही वजह है कि सालों साल उनकी फिल्मों की टिकटें अपनी असल कीमत से कई गुना अधिक पैसे में बिकती आई हैं। नवंबर 2018 में रिलीज हुई 2.0 की टिकटों की कीमत तो लगभग 1600 रुपये तक पहुंच गई थी। वह भी तब जब आलोचकों ने भर भर कर इस फिल्म की बुराइयां लिखी थी। नायकत्व के जिस गिरेशट को क्रांतिकारी बताते बॉलीवुड आज आघात नहीं है, रजनीकांत ने अंधा कानून में वही शेड अपनाया था। फिल्म में वह इस बात के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं उसे जस्टिफाई करने की ज़रूरत जरा भी नहीं है। इससे पहले भी रिवेंज फिल्मों में इस तरह की कहानियाँ दिखाई जा रही थी, लेकिन उनमें नायक के अपराधी बनने को जस्टिफाई करने का दबाव हमेशा नजर आता था। मजबूरन और ठेंगा दिखाकर गिरे हीरो बनने का फर्क रजनीकांत ने ही हमें अपनी इस फिल्म में बताया था। आने वाले वक्त में उन्हें देवताओं की तरह पूजा जाने वाला महानायक बनना था और वह दूसरे चुटकुले में पाया जाने वाला किरदार भी, लेकिन उनका अंदाजा आप सिर्फ अंधा कानून देखकर ही नहीं लगा सकते। अंधा कानून और आखिरी रास्ता की मंजिल क्या होगी क्या कोई नहीं जानता है, पर आपको तैयार करने के लिए और इसका जादू फिर से जनता के दिल पर चलने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी थी। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 2 सुपरहिट फिल्म अंधा कानून और आखिरी रास्ता का रीमेक बनने जा रहा है। दोस्तों, अंधा कानून और आखिरी रास्ता की मंजिल क्या होगी यह कोई नहीं जानता है, पर इसको तैयार करने के लिए और इसका जादू फिर से जनता के दिल पर चलाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 2 सुपरहिट फिल्म अंधा कानून और आखिरी रास्ता का रीमेक बनने जा रहा है। हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता जयंती लाल गाड़ा इन दोनों फिल्मों का रीमेक बनाने की तैयारी कर चुके हैं। निर्माता जयंती लाल गांडा कहानी जैसे सुपरहिट फिल्म के निर्माता रह चुके हैं और इन दिनों अंधा कानून और आखिरी रास्ता दोनों फिल्मों के रीमेक राइट्स खरीदने की तैयारी में है। जयंती लाल गाड़ा ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रीमेक बनाने की इसलिए सोची होगी क्योंकि अमिताभ बच्चन की 5 फिल्मों के रीमेक बना चुके हैं और वो भी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले ऐसे कलाकार हैं जिनके खाते में इतनी रीमेक फिल्में बनी हैं। अमिताभ बच्चन की अब तक की 3 फिल्में डॉन, अग्निपथ और जंजीर के रीमेक बन चुके हैं। जंजीर फिल्म अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, पर डॉन, अग्निपथ जैसी फिल्मों के रीमेक ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की है। वैसे आजकल हिंदी सिनेमा में सालों पहले बनी फिल्मों का रीमेक बनाना सरल काम नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ समय पहले सिनेमाघरों में हिम्मत वाला और चश्मे बद्दार फिल्मों की रीमेक रिलीज हुई थी, पर दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर वो कमाई नहीं की जो सालों पहले हिम्मत वाला और चश्मे बद्दूर ने की थी। कुछ निर्माता और निर्देशक अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रीमेक बनाने की चुनौती को सरलता से इसलिए भी स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनके नाम से ही दर्शक फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और दूसरा कारण यह भी रहता है कि निर्देशक को निर्माता तथा निर्देशक से उम्मीदें होती हैं कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म का रीमेक बनाते समय उसमें पहले से फिल्म के कुछ अंश तो जरूर डाले होंगे। अमिताभ बच्चन ने अब तक के करियर में हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं। 1983 में बनी कुली भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। सौम्य बंदोपाध्याय ने अपनी किताब अमिताभ बच्चन में कुली के दौरान हुए हादसे का जिक्र किया है। 2 दिसंबर 1983 को कुली रिलीज हुई थी। फिल्म ने कामयाबी की नई इबारत लिखी और इसके साथ ही पुनीत इस्सर राष्ट्रीय विलन बन गए। लेकिन पुनीत के राष्ट्रीय विलन बनने के पीछे अमिताभ बच्चन को 59 दिन हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। आलम यह था कि अमिताभ बच्चन का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने भी हार मान ली थी। दरअसल कुली के सेट पर शूटिंग के दौरान पुनीत ने जब घूसा मारा तो किसी को नहीं पता था कि एक सीन फिल्माने की अमिताभ बच्चन को यह कीमत चुकानी पड़ेगी। अमिताभ सहित सभी को यह चोट मामूली लग रही थी क्योंकि खून की एक बूंद भी नहीं निकली थी। कुली की शूटिंग के दौरान चोट लगने के बाद ही अमिताभ बच्चन गंभीर और संवेदनशील दौर से गुजर रहे थे। मामला सिर्फ आंत के फट जाने तक नहीं रह गया था, उन्हें निमोनिया और पीलिया ने भी जकड़ लिया था। पूरे शरीर में कई मशीनें लगी थी और देश अपने सुपरस्टार की सलामती की दुआ कर रहा था। एक शनिवार को उन्हें चोट लगी थी और दूसरे शनिवार को वह ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे। बीच के 8 दिनों में 2 ऑपरेशन हुए। अमिताभ की हालत देख राजीव गांधी अमेरिका यात्रा बीच में छोड़कर ही 4 अगस्त की आधी रात वापस लौटे और एयरपोर्ट से सीधे अमिताभ से मिलने पहुंचे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी भी अपनी पहली विदेश यात्रा स्थगित करके अमिताभ बच्चन से मिलने पहुंची।
2 अगस्त 1982 को अखबारों में इस घटना को पढ़कर अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन बदहवास थे। उस वक्त उन्हें घटना की जानकारी देने लायक कोई व्यक्ति घर में नहीं था। भोजन और नींद के थोड़े से वक्त के अलावा 24 सितंबर तक बच्चन जी ने अपने बेटे के लिए रामचरितमानस का पाठ किया था। 24 सितंबर के दिन आखिरकार अमिताभ को ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रास्ते में घर जाते हुए बिग बी को यह एहसास हो चुका था कि लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। मुंबई की सड़कें उनके पोस्टर से पटी पड़ी थी। लोगों ने उनकी सलामती के लिए पूजा हवन तक करवाया था। लोगों की बेकाबू भीड़ घर पर उनका इंतजार कर रही थी। घर पहुंचकर उन्होंने हाथ हिलाकर अपने शुभ चिंतकों का शुक्रिया अदा किया। इस वास्तविक सीन को ही फिल्म कुली के अंतिम सीन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रयागराज और कादर खान की लिखी शुरुआती स्क्रिप्ट में अमिताभ के मरने के साथ फिल्म खत्म होने वाली थी, लेकिन उनकी चोट की वजह से मेकर्स को लगा कि ऑडियंस हाल ही में मौत के मुंह से बचकर आए अमिताभ बच्चन को पर्दे पर मरता हुआ देखना पसंद नहीं करेगी। इसलिए इन मौके पर फिल्म के स्क्रिप्ट को बदल दिया गया। आइए जानते हैं अमिताभ बच्चन की चोट लगने के बाद पुनीत सस्सर के साथ क्या हुआ था। कुल्लू में जब अमिताभ बच्चन के साथ हादसा हुआ था तब इस सर को घर पर धमकी भरे खत आते थे। लोग बोलते थे कि तुम्हें हम जान से मार देंगे, आपने हमारे प्रिय कलाकार के साथ इस तरह क्यों किया। लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि वे रियल को भूलकर रील में यकीन करने लगते हैं, जबकि यह हादसा दुर्भाग्यवश हुआ था। लेकिन पुनीत को कई बार लोगों को जवाब देना पड़ा कि वे कलाकार हैं। कहीं जाने अनजाने में आपको ठेस पहुंचाई है तो क्षमा प्रार्थी। आइए जानते हैं पुनीत के साथ क्या हुआ अमिताभ बच्चन की चोट लगने के बाद। कुल्लू में जब अमिताभ बच्चन के साथ हादसा हुआ तो पुनीत ने बताया, तब मुझे घर पर धमकी भरे खत आते थे। लोग बोलते थे कि वे हमें जान से मार देंगे, आपने हमारे प्रिय कलाकार के साथ इस तरह क्यों किया। लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि वे रियल को भूलकर रील में यकीन करने लगते हैं, जबकि यह हादसा दुर्भाग्यवश हुआ था। लेकिन मुझे कई बार लोगों को जवाब देना पड़ा कि मैं एक कलाकार हूँ। कहीं जाने अनजाने में आपको ठेस पहुंचाई है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया था। काफ़ी लोग मेरी इस बात तो समझ गए थे, लेकिन जो नहीं समझे उसने कहा कि कर लो भाई जो करना है। काफ़ी लोग मेरी इस बात को समझ गए थे, लेकिन जो नहीं समझे थे उनसे कहा कि कर लो भाई जो भी करना है। 1982 में हुए इस हादसे के बाद मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे फेवरेट कलाकार अमित जी के साथ मेरे ही हाथों हादसा हो गया। दुख तो बहुत था, आत्मग्लानि भी थी, पश्चाताप कर रहा था। ऊपर से लोगों के धमकी भरे खत और फोन आ रहे थे। यह बात अमित जी को पता चली कि मैं इस एक्सीडेंट के बाद से बहुत अपसेट हूँ, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। तो उन्होंने लोगों से कहा कि पुनीत को बुलाओ, मैं मिलने आया हूँ। मैं मिलने गया तब वे बोले, तुम टेंशन मत लो बेटा, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुमने यह जानबूझकर नहीं किया। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कुछ भी नहीं है, तो तुम भी निश्चिंत रहो, यही हादसा था सो हो गया। यह सब कहने समझाने के बाद वह मुझे मीडिया के सामने गले में हाथ डालकर ले गए। कैमरे के सामने खड़े होकर कहा, मैं पुनीत के साथ हूँ, यह उनकी उदारता है। वह बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। वह अब भी जब हॉस्पिटल जाते थे तब मुझे अच्छा नहीं लगता था। आज तो उनसे हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। वे जब भी मिलते हैं बड़े गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। आइए जानते हैं घटना के टाइम पर कुली के सलाहकार ने क्या कहा। जिस दिन अमित जी के साथ यह गंभीर हादसा हुआ उस दिन हमारी 2 बजे की शिफ्ट थी। मेरा शॉट पहले था और दूसरे शॉट के लिए लाइटिंग लग रही थी। अमित जी और पुनीत जी के साथ इसका टेक लिया गया था और सब लोग खुश थे क्योंकि वह बहुत ही अच्छा शूट हुआ था। सेट पर जितने लोग मौजूद थे सब तालियां बजा रहे थे। अमित जी प्राण साहब जी स्टाइल में सबको थैंक यू कर रहे थे। मैंने वह सब देखा, लेकिन अचानक अमित जी गायब हो गए। मेरे मेकअप मैन ने आकर मुझे बताया कि अमित जी को चोट लग गई है, वह गार्डन में लेटे हुए हैं। तब तक निर्देशन मनमोहन देसाई और प्रयागराज जी और हम सब लोग उधर गए। अमित जी ने कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने शूटिंग के समय शॉट को बीच में नहीं छोड़ा और दर्द की शिकायत भी नहीं की। दर्द के बावजूद सीन पूरा किया। आगे चलकर सबको पता चला कि मामला कितना गंभीर था। आइए जानते हैं अमित के मेकअप मैन ने क्या कहा, जो कि उनके साथ 47 सालों से थे। अमित के मेकअप मैन ने कहा, कुली वाले हादसे के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उनकी एंग्री यंग मैन की इमेज कसूरवार रही है। दरअसल इस फिल्म से पहले उनकी जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्में आ चुकी हैं। उन सब में अमिताभ साहब एक्शन खुद किया करते थे, जैसा आजकल अच्छे करते हैं, वैसा बच्चन साहब उस जमाने सब कुछ कर चुके थे। कुली का वह सीन कोई बड़ा एक्शन सीन नहीं था, केवल पुनीत ईश्वर के साथ फाइट सीन ही था। ऐसे में हमने उन्हें नहीं रोका। कब पुनीत ईश्वर का हाथ उन्हें लगा और गिरने की वजह से कब टेबल का कोना उनके पेट में चुभ गया, इसका पता भी नहीं चला। इसके लिए उन्होंने पुनीत ईश्वर को भी कसूरवार नहीं
ठहराया। जब दर्द महसूस हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया। बेंगलुरु के हॉस्पिटल में पहला ऑपरेशन हुआ, फिर मुंबई के ब्रीच कैंडी में सर्जरी हुई। हॉस्पिटल में तब जया ही और उनके भाई को जाने की परमिशन थी। डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई, साथ ही उनके चाहने वालों की दुआएं भी काम कर गई। यह उनका दूसरा जन्म है। इससे उन्होंने अपने आप को इतना फिजिकली फिट कर लिया है कि घंटों काम करने के बावजूद भी उन्हें थकान नहीं होती। खाने में उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया था, शराब सिगरेट से बिल्कुल दूरी बना ली। ये सब फैसले उन्होंने एक झटके में ले लिए थे। आइए जानते हैं अमिताभ के डुप्लीकेट ने क्या कहा। मैं मेरे भाई पप्पू के साथ कुली फिल्म का एक्शन डायरेक्टर था। काफ़ी कम लोगों को यह पता था कि मैं अमित जी के लिए बॉडी डबल का काम भी करता था, और यह सीन के लिए भी मैंने उनको कहा था कि बॉडी डबल करूंगा, पर उन्होंने मना करते हुए कहा कि वे खुद ही कर लेंगे। पुनीत इस्सर साहब कराटे के होल्डर हैं और बहुत जोश में काम करते हैं। उस सीन में उन्हें अमित जी को मुक्का मारना था। उन्होंने वह जोश से मारा, लेकिन बदकिस्मती से अमित जी की टेबल और दीवार के बीच में दब गए और उनको चोट लग गई। हालांकि हमें उस समय कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। बाद में स्थिति बिगड़ी तो उन्हें बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कुछ ही दिनों में हमें मामले की गंभीरता समझ आई। हम उस समय अस्पताल जाते थे और उनकी तबीयत के बारे में जानकारी लेते थे, तो बाहर सैकड़ों लोगों भी उनके लिए दुआ करते थे। जब वह नई जिंदगी पाकर अस्पताल से वापस आए तो उस सीन के आगे वाले सीन भी शूट किए। उनकी शूटिंग हमने मुंबई के चंदीवाली स्टूडियो में की थी। पूरे शरीर में कई मशीनें लगी थी और देश अपने सुपरस्टार की सलामती की दुआ कर रहा था। एक शनिवार को उन्हें चोट लगी थी और दूसरे शनिवार को वह ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे। बीच के 8 दिनों में 2 ऑपरेशन हुए। अमिताभ की हालत देख राजीव गांधी अमेरिका यात्रा बीच में छोड़कर ही 4 अगस्त की आधी रात वापस लौटे और एयरपोर्ट से सीधे अमिताभ से मिलने पहुंचे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी भी अपनी पहली विदेश यात्रा स्थगित करके अमिताभ बच्चन से मिलने पहुंची। 1990 में रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ, जो उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 10वें स्थान पर रही थी। फिर भी फ्लॉप ही मानी गई। कारण था इसका भारी भरकम बजट। मुकुल आनंद द्वारा बनाई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गैंगस्टर का रोल किया था। इस फिल्म का नाम अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अग्निपथ से लिया गया था, और फिल्म में इस कविता की कुछ लाइनों का इस्तेमाल भी किया गया था। इसका डायलॉग हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था, जिसे देखो वही विजय दीनानाथ चौहान की रट लगाए हुए था। आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ के गालों में रुई भर दी जाती थी ताकि वे चिपके हुए न लगे और आवाज भी थोड़ी अलग निकले। ऐसा है कुछ मार्लन ब्रांडो के साथ भी किया गया था। जब वे हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर की शूटिंग कर रहे थे, गॉडफादर में तो ये तकरीबन काम कर गई, पर अमिताभ को लोगों ने इस फिल्म में कुछ खास पसंद नहीं किया था। फिल्म के एक सीन में अमिताभ के किरदार को मां द्वारा घर से निकाल दिए जाने के बाद दुखी विजय को फिल्म की हीरोइन माधवी के साथ बेड सीन करना था, और अमिताभ उस सीन को करने में सहज नहीं थे। इस बारे में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर मुकुल आनंद से बात की और उस सीन को फिल्म से निकाल दिया गया। वैसे तो टीनू आनंद और अमिताभ एक ही उम्र के हैं, मगर इस फिल्म में टीनू का किरदार अमिताभ के बड़े उम्र का है और उसे वैसा ही दिखाने के लिए टीनू को अपना सर मुड़ाना पड़ा। वैसे तो एक्टर डायरेक्टर के तौर पर दोनों ने शहंशाह मैं आज़ाद हूँ और कालिया में साथ काम किया था, पर साथ में एक्टिंग करने का मौका दोनों को पहली बार अग्निपथ में मिला था। इस फिल्म में विलन के नाम पर काफ़ी चर्चा हो रही थी, पर कोई सही नाम सूझ नहीं रहा था। ऐसे में फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे डैनी ने कई नाम सुझाए, जिसमें से फिल्म के डायरेक्टर मुकुल को काचा चीना नाम बेहद पसंद आया और उसे फाइल कर दिया गया। फिल्म में कृष्णन अय्यर का किरदार मिथुन की असल जिंदगी के एक मित्र से प्रेरित था, जो कभी मिथुन का रूममेट हुआ करता था। ये बात उन दिनों की है जब मिथुन इतने बड़े स्टार नहीं थे और किराए के कमरे में रहते थे। उसी रूम में एक और लड़का रहता था जिसका नाम देवियो था। वो कमरे के किराए में 150 रुपये और मिथुन 75 रुपये दिया करते थे। उस रूम में एक ही बिस्तर था जिस पर देवियो सोया करता था और मिथुन जमीन पर सोते थे। इस फिल्म में पहली बार अमिताभ और डैनी ने साथ में काम किया था। हालांकि दोनों के साथ काम करने का ऑफर शोले और कुली में भी मिला था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। दोनों ने अपने करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू किया था, लेकिन उन्हें साथ काम करने के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि डैनी और मुकुल पहले भी कानून क्या करेगा और एतबार जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे।
दीपक सिरके, अवतार गिल, डैनी सबने फिल्म में अमिताभ के बड़े उम्र का किरदार अदा किया है। हालांकि असल जिंदगी में सारे हम उम्र हैं या अमिताभ से छोटे हैं। फिल्म में अमिताभ की मां का रोल करने वाले अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी खुद अमिताभ से उम्र में काफ़ी छोटी हैं। फिल्म में आलोक नाथ द्वारा निभाया गया मास्टर दीनानाथ का किरदार 1972 में आई फिल्म पिंजरा में श्रीराम लागू के निभाए गए किरदार मास्टर श्रीधर पंत से प्रेरित था। जुम्मा चुम्मा दे दे गाना पहले इसी फिल्म के लिए तैयार किया गया था, मगर डायरेक्टर को लगा कि ये गाना विजय के किरदार पर शूट नहीं करेगा, तो उन्होंने फिल्म में जुम्मा की जगह अली बाबा गाने को फिल्म में फिट कर दिया। बाद में उस गाने को अमिताभ के भले ही फिल्म हम में इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म में कई हॉलीवुड गानों का इस्तेमाल किया गया, जैसे ग्लेन फ्रे का गाना न्यू बिलोंग टू द सिटी को क्रिएट करके फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा मोरी कोटो का गाना ये के को भी उस सीन में इस्तेमाल किया गया है जहां अमिताभ का किरदार डैनी के किरदार से मिलता है। अग्निपथ 1990 का रीमेक सही समय पर रिलीज हुआ है। इस समय दर्शकों की रुचि में बदलाव आया है। 80 और 90 के दशक में जिस तरह की फिल्में बनती थी वैसी फिल्में पसंद की जा रही हैं। सिंघम, दबंग, वांटेड, बॉडीगार्ड इसका सबूत है। इन्हें हम ठेठ जैसी फिल्म कह सकते हैं। सीधे हीरो और विलन की लड़ाई इनमें होती है। पहली रील में पता चल जाता है कि हीरो का टारगेट है बदला लेना। ये भी पता रहता है कि वह इसमें कामयाब होगा। दिलचस्पी सिर्फ इसमें होती है कि कैसे। मुकुल एस आनंद निर्देशित फिल्म अग्निपथ 1990 फ्लॉप रही थी। अमिताभ बच्चन ने आवाज़ बदलकर संवाद डब किए थे जो दर्शकों की समझ में नहीं आए और इसे फिल्म के पिटने का मुख्य कारण माना गया। किसी फ्लॉप फिल्म का रीमेक बनाना बिरला उदाहरण है। दरअसल अमिताभ वाली अग्निपथ को बाद में टीवी पर देख दर्शकों ने काफी सराहा। करण जौहर को लगा कि उनके पिता इस जौहर की फिल्म के साथ दर्शकों ने ठीक इंसाफ नहीं किया, इसलिए उन्होंने एक बार और इस फिल्म को बनाया ताकि इसकी सफलता के जरिए वे साबित कर सके कि उनके पिता द्वारा बनाई गई फिल्म उम्दा थी। अग्निपथ 2012 एक बदले की कहानी है इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, लेकिन फिल्म की मूल कहानी 1990 में रिलीज हुई फिल्म जैसी ही है। मांडवा में रहने वाला बालक विजय दीनानाथ चौहान यानी मास्टर अरेश भिवंडी वाला की आंखों के सामने उसके सिद्धार्थवंती पिता यानी चेतन पंडित को कांचा चीना यानी संजय दत्त बरगद के पेड़ से लटका कर मार डालता है, क्योंकि कांचा के बुरे इरादों की राह में मास्टर रुकावट थे। विजय अपनी मां यानी जरीना साहब के साथ मुंबई जा पहुंचता है, जहां उसकी मां एक बेटी को जन्म देती है। विजय का एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी तरह से पिता की मौत का बदला लेना। वह गैंगस्टर राउफ लाला यानी ऋषि कपूर की शरण लेता है। अब विजय यानी ऋतिक रोशन बड़ा हो चुका है, अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। राउफ लाला के जरिए वह कांचा तक जा पहुंचता है और किस तरीके से बदला लेता है यह फिल्म का सार है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ड्रामेटिक है। हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बारिश, आग, त्योहार के बैकड्रॉप में कहानी को आगे बढ़ाया गया है। ये चीज़ें अच्छी इसलिए लगती हैं क्योंकि कहानी लार्जर देन लाइफ है और ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है। बाल विजय और उसके पिता वाले हिस्से को लंबा फुटेज दिया गया है और यह हिस्सा बेहद ड्रामेटिक है। यहाँ पर दोनों लेखकों ने विजय के कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से दर्शक के दिलों और दिमाग में बैठा दिया है। इंटरवल के पहले वाला हिस्सा बेहद मजबूत है। इंटरवल के बाद फिल्म की गति सुस्त होती है। कुछ गाने और दृश्य रिकॉर्ड पैदा करते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। क्लाइमैक्स में फिर एक बार फिल्म गति पकड़ती है, हालांकि क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दबाजी में निपटाया गया है। फिल्म की खासियत है कि इसके कैरेक्टर विजय चौहान, कांचा चीना, राउफ लाला, एकनाथ गायतोंडे, शिक्षा, शांताराम, सूर्या को कुछ इस अंदाज में पेश किया गया है कि फिल्म मनोरंजक लगती है। खास तौर पर राउफ लाला का किरदार जब तक फिल्म में रहता है फिल्म का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाता है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने मूल अग्निपथ से जो बदलाव किए हैं वो खरते नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती वाला किरदार याद नहीं आता। ऋषि कपूर वाला किरदार जो उन्होंने जोड़ा है वो बेहतरीन है। कांचा चीना का जो ख्वाब उन्होंने शुरुआती रील में पैदा किया है वो जबरदस्त है। फिल्म को निर्देशक ने देसी क्लेवर, सुर्ख रंगों, तेज धूप, गणेश उत्सव और दही हांडी से चढ़ाया है, पर फिल्म के संवादों पर मेहनत नहीं की गई है। मूल अग्निपथ में अमिताभ द्वारा बोले गए संवाद फिल्म की जान थे। बार बार अमिताभ अपना परिचय फिल्म में देते थे जो इसमें मिसिंग है। उसका शूट भी याद आता है। ऋतिक और प्रियंका का रोमांस वाला हिस्सा अधूरे मन से रखा गया है। कांचा और विजय के आमने सामने वाले दृश्य ज्यादा होने थे। 1990 में मुंबई के निकट मांडवा पर कांचा का राज करने वाली बात थोड़ी हजम करना मुश्किल है। एक गाने में पृष्ठभूमि के बाल विजय, उसकी बहन और काली का फ्लेक्स बोर्ड नजर आता है। उस दौर में फ्लेक्स आ चुका था, इस पर संदेह है। अग्निपथ 1990 में अमिताभ बच्चन का अभिनय फिल्म पर भारी था।
कुर्सी पर बैठने का उनका अपना अंदाज था। उन्होंने अपने किरदार को तीव्रता के साथ पेश किया था। अमिताभ से ऋतिक की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन ऋतिक के यह बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है। उन्हें कम संवाद दिए गए हैं और उनकी आंखों से बदले की आग की आंच को महसूस किया जा सकता है। प्रियंका चोपड़ा का ठीक से उपयोग नहीं किया गया है। उनके दृश्य कमजोर हैं और उन्हें ज्यादा करने को कुछ नहीं था। संजय दत्त का स्टाइल सिंगल स्क्रीन दर्शकों को बेहद अच्छा लगेगा। उनकी शुद्ध हिंदी, गीता और महाभारत का उल्लेख उनके किरदार को दिलचस्प बनाता है। काचा चीना के रूप में संजू बाबा बेहद जमे हैं और उन्हें इसी तरह अपनी उम्र के मुताबिक रोल करने चाहिए। ऋषि कपूर ने विलन के रूप में जो तेवर दिखाए वो लाजवाब है। उनका कसाईपन उनके अभिनय में झलकता है। आरिस भिवंडीवाला, ओमपुरी, चेतन पंडित, कनका तिवारी सहित सारे कलाकारों ने बेहतरीन एक्टिंग की है। फिल्म का संगीत अच्छा है। देवाश्री गणेशा गुनगुना अभी मुझ में कहीं सुनने लायक हैं। चिकनी चमेली के लिए सिचुएशन अच्छी बनाई गई है और इस पर कैटरीना का बेहतरीन डांस है। किरण देवहंस और रवि के चंद्रा की सिनेमेटोग्राफी द्वारा हम लोकेशंस को फील कर सकते हैं। फिल्म का एक्शन रॉ और खून खराबे से भरा है। अग्निपथ के जरिए उस दौर को याद किया गया है जब बाप का बदला रोती हुई विधवा माँ बहन की इज्जत, खौफनाक विलेन और शक्तिशाली हीरो के इर्द गिर्द कहानी घूमती थी। अग्निपथ 2012 में कोई मेहमान फिल्म नहीं है, लेकिन उस दौर के हाई वोल्टेज रिवेंज ड्रामा को अच्छे से पेश किया है, इसलिए एक बार ये फिल्म देखी जा सकती है। अंधा कानून 1983 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म से रजनीकांत ने हिंदी सिनेमा में एंट्री की थी। इससे पहले करीब 8 साल के अपने फिल्मी करियर में रजनीकांत कई सफल तमिल और तेलुगु फिल्में दे चुके थे और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके थे। यही वजह थी कि अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार ने भी अंधा कानून में गेस्ट अपीयरेंस करना स्वीकार कर लिया था। आज अपने डेब्यू के 36 साल बाद रजनीकांत सिर्फ हिंदी या तमिल ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा की पहचान बन चुके हैं। रजनीकांत की पहली फिल्म से पहले जरा उनके पहले निर्देशक का किस्सा जान लेते हैं, जो वो अक्सर सुनाया करते हैं। वह बताते हैं कि अपूर्वा रंगागल, जो उनकी पहली तमिल फिल्म थी, जो कि 1975 में आई थी, के पहले भी वे बालाचंद्रन को ऑडिशन देने गए थे। वहां पर रजनीकांत, जो तब शिवाजी राव गायकवाड़ थे, जो उन्हें उस समय के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन के कुछ पॉपुलर डायलॉग उन्हीं के अंदाज में बोलकर दिखाए। रजनीकांत बताते हैं कि उन्हें तब बहुत निराशा हुई जब बढ़िया ऑडिशन के बावजूद बालचंद्रन ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें खुद का कोई स्टाइल डेवलप करना चाहिए। वह मानते हैं कि उस महान फिल्मकार की इसी एक सलाह ने उन्हें शिवाजी राव से रजनीकांत बनने के लिए जरूरी एक खूबी ढूंढने को प्रेरित किया। बाद में इस जोड़ी ने करीब दर्जन भर सुपरहिट फिल्में की, जिनमें रजनीकांत को थलाइवा बनाया। थलाइवा यानी बॉस। रजनीकांत ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में अविश्वसनीय एक्शन और कविताएं संवाद बोलने का चलन शुरू किया था, जो आज भी कायम है। यह स्टाइल उस दौर की तमाम क्षेत्रीय फिल्मों में तो खासा पॉपुलर रहा, लेकिन इनसे सजी हिंदी फिल्मों को बी ग्रेड माना जाता था। रजनीकांत इस स्टाइल के साथ जब खुद बॉलीवुड पहुंचे तो कहानी एकदम बदल गई। झटके से चश्मा पहनने का अंदाज रजनीकांत ने हिंदी दर्शकों को अपनी पहली फिल्म के जरिए ही सिखा दिया था। दिखा दिया की जगह सिखा दिया, इसलिए कि फिल्म के रिलीज होते ही न सिर्फ उनका स्टाइल बल्कि वह गॉगल्स भी खासे डिमांड में आ गए थे, जो उन्होंने फिल्म में पहने थे। बाकी उनका हेयर स्टाइल तो इस कदर पॉपुलर हुआ कि वह खुद भी सालों से इसे ही दोहराते रहे। फिल्म में कुछ दृश्यों में रजनीकांत का ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक गॉगल्स वाला लुक आपको रोबोट फ्रेंचाइजी की फिल्मों में नजर आने वाले चिट्टी द रोबो की याद भी दिला देता है। फिल्म में रजनीकांत के किरदार पर आए तो उन्हें विजय यानी वह नाम दिया गया था जो ज़्यादा बार अमिताभ बच्चन का स्क्रीन नेम रहा था। देखा जाए तो अकेला यह नाम ही उनके कंधों पर ढेर सारा बोझ लादने के लिए काफ़ी था। इस पर फिल्म में अमिताभ बच्चन खुद भी मौजूद थे और उनके अलावा हेमा मालिनी और रीना राय जैसी अभिनेत्रियाँ भी थी। इनके भारी भरकम सितारा कद के बावजूद फिल्म में एक भी ऐसा दृश्य नहीं जिनके बारे में कहा जा सके कि यहाँ पर रजनीकांत जरा साइड में चले गए। हर डेब्यू करने वाले कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि बड़े नामों के आगे भी दर्शक यह न भूले कि फिल्म का नायक वह है।
रजनीकांत ने पूरी फिल्म में यह बात याद रखने में पूरी सफलता हासिल की है कि उनका यह मिजाज आज भी कायम है और यही वजह है कि सालों साल उनकी फिल्मों की टिकटें अपनी असल कीमत से कई गुना अधिक पैसे में बिकती आई हैं। नवंबर 2018 में रिलीज हुई 2.2 की टिकटों की कीमत तो लगभग 1600 रुपये तक पहुंच गई थी, वह भी तब जब आलोचकों ने भर भर कर इस फिल्म की बुराइयां लिखी थी। नायकत्व के जिस गिरेशट को क्रांतिकारी बताते बॉलीवुड आज आघात नहीं है, रजनीकांत ने अंधा कानून में वही शेड अपनाया था। फिल्म में वह इस बात के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं उसे जस्टिफाई करने की ज़रूरत जरा भी नहीं है। इससे पहले भी रिवेंज फिल्मों में इस तरह की कहानियाँ दिखाई जा रही थी, लेकिन उनमें नायक के अपराधी बनने को जस्टिफाई करने का दबाव हमेशा नजर आता था। मजबूरन और ठेंगा दिखाकर गिरे हीरो बनने का फर्क रजनीकांत ने ही हमें अपनी इस फिल्म में बताया था। आने वाले वक्त में उन्हें देवताओं की तरह पूजा जाने वाला महानायक बनना था और वह दूसरे चुटकुले में पाया जाने वाला किरदार भी, लेकिन उनका अंदाजा आप सिर्फ अंधा कानून देखकर ही नहीं लगा सकते। अंधा कानून और आखिरी रास्ता की मंजिल क्या होगी क्या कोई नहीं जानता है, पर आपको तैयार करने के लिए और इसका जादू फिर से जनता के दिल पर चलने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी थी। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 2 सुपरहिट फिल्म अंधा कानून और आखिरी रास्ता का रीमेक बनने जा रहा है। दोस्तों, अंधा कानून और आखिरी रास्ता की मंजिल क्या होगी या कोई नहीं जानता है, पर इसको तैयार करने के लिए और इसका जादू फिर से जनता के दिल पर चलाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 2 सुपरहिट फिल्म अंधा कानून और आखिरी रास्ता का रीमेक बनने जा रहा है। हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता जयंती लाल गाड़ा इन दोनों फिल्मों का रीमेक बनाने की तैयारी कर चुके हैं। निर्माता जयंती लाल गांडा कहानी जैसे सुपरहिट फिल्म के निर्माता रह चुके हैं और इन दिनों अंधा कानून और आखिरी रास्ता दोनों फिल्मों के रीमेक राइट्स खरीदने की तैयारी में है। जयंती लाल गाड़ा ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रीमेक बनाने की इसलिए सोची होगी क्योंकि अमिताभ बच्चन की 5 फिल्मों के रीमेक बना चुके हैं और वो भी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले ऐसे कलाकार हैं जिनके खाते में इतनी रीमेक फिल्में बनी हैं। अमिताभ बच्चन की अब तक की 3 फिल्में डॉन, अग्निपथ और जंजीर के रीमेक बन चुके हैं। जंजीर फिल्म अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, पर डॉन, अग्निपथ जैसी फिल्मों के रीमेक ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की है। वैसे आजकल हिंदी सिनेमा में सालों पहले बनी फिल्मों का रीमेक बनाना सरल काम नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ समय पहले सिनेमाघरों में हिम्मत वाला और चश्मे बद्दार फिल्मों की रीमेक रिलीज हुई थी, पर दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर वो कमाई नहीं की जो सालों पहले हिम्मत वाला और चश्मे बद्दूर ने की थी। कुछ निर्माता और निर्देशक अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रीमेक बनाने की चुनौती को सरलता से इसलिए भी स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनके नाम से ही दर्शक फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और दूसरा कारण यह भी रहता है कि निर्देशक को निर्माता तथा निर्देशक से उम्मीदें होती हैं कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म का रीमेक बनाते समय उसमें पहले से फिल्म के कुछ अंश तो जरूर डाले होंगे। अमिताभ बच्चन ने अब तक के करियर में हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं। 1983 में बनी कुली भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। सौम्य बंदोपाध्याय ने अपनी किताब अमिताभ बच्चन में कुली के दौरान हुए हादसे का जिक्र किया है। 2 दिसंबर 1983 को कुली रिलीज हुई थी। फिल्म ने कामयाबी की नई इबारत लिखी और इसके साथ ही पुनीत इस राष्ट्रीय विलन बन गए। लेकिन पुनीत के राष्ट्रीय विलन बनने के पीछे अमिताभ बच्चन को 59 दिन हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। आलम यह था कि अमिताभ बच्चन का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने भी हार मान ली थी। दरअसल कुली के सेट पर शूटिंग के दौरान पुनीत ने जब घूसा मारा तो किसी को नहीं पता था कि एक सीन फिल्माने की अमिताभ बच्चन को यह कीमत चुकानी पड़ेगी। अमिताभ सहित सभी को यह चोट मामूली लग रही थी क्योंकि खून की एक बूंद भी नहीं निकली थी। कुली की शूटिंग के दौरान चोट लगने के बाद ही अमिताभ बच्चन गंभीर और संवेदनशील दौर से गुजर रहे थे। मामला सिर्फ आंत के फट जाने तक नहीं रह गया था, उन्हें निमोनिया और पीलिया ने भी जकड़ लिया था। पूरे शरीर में कई मशीनें लगी थी और देश अपने सुपरस्टार की सलामती की दुआ कर रहा था। एक शनिवार को उन्हें चोट लगी थी और दूसरे शनिवार को वह ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे। बीच के 8 दिनों में 2 ऑपरेशन हुए। अमिताभ की हालत देख राजीव गांधी अमेरिका यात्रा बीच में छोड़कर ही 4 अगस्त की आधी रात वापस लौटे और एयरपोर्ट से सीधे अमिताभ से मिलने पहुंचे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी भी अपनी पहली विदेश यात्रा स्थगित करके अमिताभ बच्चन से मिलने पहुंची।
2 अगस्त 1982 को अखबारों में इस घटना को पढ़कर अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन बदहवास थे। उस वक्त उन्हें घटना की जानकारी देने लायक कोई व्यक्ति घर में नहीं था। भोजन और नींद के थोड़े से वक्त के अलावा 24 सितंबर तक बच्चन जी ने अपने बेटे के लिए रामचरितमानस का पाठ किया था। 24 सितंबर के दिन आखिरकार अमिताभ को ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रास्ते में घर जाते हुए बिग बी को यह एहसास हो चुका था कि लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। मुंबई की सड़कें उनके पोस्टर से पटी पड़ी थी। लोगों ने उनकी सलामती के लिए पूजा हवन तक करवाया था। लोगों की बेकाबू भीड़ घर पर उनका इंतजार कर रही थी। घर पहुंचकर उन्होंने हाथ हिलाकर अपने शुभ चिंतकों का शुक्रिया अदा किया। इस वास्तविक सीन को ही फिल्म कुली के अंतिम सीन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रयागराज और कादर खान की लिखी शुरुआती स्क्रिप्ट में अमिताभ के मरने के साथ फिल्म खत्म होने वाली थी, लेकिन उनकी चोट की वजह से मेकर्स को लगा कि ऑडियंस हाल ही में मौत के मुंह से बचकर आए अमिताभ बच्चन को पर्दे पर मरता हुआ देखना पसंद नहीं करेगी। इसलिए इन मौके पर फिल्म के स्क्रिप्ट को बदल दिया गया। आइए जानते हैं अमिताभ बच्चन की चोट लगने के बाद पुनीत सस्सर के साथ क्या हुआ था। कुल्लू में जब अमिताभ बच्चन के साथ हादसा हुआ था तब ईश्वर को घर पर धमकी भरे खत आते थे। लोग बोलते थे कि तुम्हें हम जान से मार देंगे, आपने हमारे प्रिय कलाकार के साथ इस तरह क्यों किया। लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि वे रियल को भूलकर रील में यकीन करने लगते हैं, जबकि यह हादसा दुर्भाग्यवश हुआ था। लेकिन पुनीत को कई बार लोगों को जवाब देना पड़ा कि वे कलाकार हैं, कहीं जाने अनजाने में आपको ठेस पहुंचाई है तो क्षमा प्रार्थी। आइए जानते हैं पुनीत के साथ क्या हुआ अमिताभ बच्चन की चोट लगने के बाद। कुल्लू में जब अमिताभ बच्चन के साथ हादसा हुआ तो पुनीत ने बताया, तब मुझे घर पर धमकी भरे खत आते थे। लोग बोलते थे कि वे हमें जान से मार देंगे, आपने हमारे प्रिय कलाकार के साथ इस तरह क्यों किया। लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि वे रियल को भूलकर रील में यकीन करने लगते हैं, जबकि यह हादसा दुर्भाग्यवश हुआ था। लेकिन मुझे कई बार लोगों को जवाब देना पड़ा कि मैं एक कलाकार हूँ, कहीं जाने अनजाने में आपको ठेस पहुंचाई है तो क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया था। काफ़ी लोग मेरी इस बात तो समझ गए थे, लेकिन जो नहीं समझे उसने कहा कि कर लो भाई जो करना है। काफ़ी लोग मेरी इस बात को समझ गए थे, लेकिन जो नहीं समझे थे उनसे कहा कि कर लो भाई जो भी करना है। 1982 में हुए इस हादसे के बाद मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे फेवरेट कलाकार अमित जी के साथ मेरे ही हाथों हादसा हो गया। दुख तो बहुत था, आत्मग्लानि भी थी, पश्चाताप कर रहा था, ऊपर से लोगों के धमकी भरे खत और फोन आ रहे थे। यह बात अमित जी को पता चली कि मैं इस एक्सीडेंट के बाद से बहुत अपसेट हूँ, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, तो उन्होंने लोगों से कहा कि पुनीत को बुलाओ, मैं मिलने आया हूँ। मैं मिलने गया तब वे बोले, तुम टेंशन मत लो बेटा, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुमने यह जानबूझकर नहीं किया, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कुछ भी नहीं है, तो तुम भी निश्चिंत रहो, यही हादसा था सो हो गया। यह सब कहने समझाने के बाद वह मुझे मीडिया के सामने गले में हाथ डालकर ले गए। कैमरे के सामने खड़े होकर कहा, मैं पुनीत के साथ हूँ, यह उनकी उदारता है, वह बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। वह अब भी जब हॉस्पिटल जाते थे तब मुझे अच्छा नहीं लगता था, आज तो उनसे हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। वे जब भी मिलते हैं बड़े गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। आइए जानते हैं घटना के टाइम पर कुली के सलाहकार ने क्या कहा। जिस दिन अमित जी के साथ यह गंभीर हादसा हुआ उस दिन हमारी 2 बजे की शिफ्ट थी। मेरा शॉट पहले था और दूसरे शॉट के लिए लाइटिंग लग रही थी। अमित जी और पुनीत जी के साथ इसका टेक लिया गया था और सब लोग खुश थे क्योंकि वह बहुत ही अच्छा शूट हुआ था। सेट पर जितने लोग मौजूद थे सब तालियां बजा रहे थे। अमित जी प्राण साहब जी स्टाइल में सबको थैंक यू कर रहे थे। मैंने वह सब देखा, लेकिन अचानक अमित जी गायब हो गए। मेरे मेकअप मैन ने आकर मुझे बताया कि अमित जी को चोट लग गई है, वह गार्डन में लेटे हुए हैं। तब तक निर्देशन मनमोहन देसाई और प्रयागराज जी और हम सब लोग उधर गए। अमित जी ने कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने शूटिंग के समय शॉट को बीच में नहीं छोड़ा और दर्द की शिकायत भी नहीं की। दर्द के बावजूद सीन पूरा किया। आगे चलकर सबको पता चला कि मामला कितना गंभीर था। आइए जानते हैं अमित के मेकअप मैन ने क्या कहा, जो कि उनके साथ 47 सालों से थे। अमित के मेकअप मैन ने कहा, कुली वाले हादसे के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उनकी एंग्री यंग मैन की इमेज कसूरवार रही है। दरअसल इस फिल्म से पहले उनकी जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्में आ चुकी हैं। उन सब में अमिताभ साहब एक्शन खुद किया करते थे, जैसा आजकल अच्छे करते हैं, वैसा बच्चन साहब उस जमाने सब कुछ कर चुके थे। कुली का वह सीन कोई बड़ा एक्शन सीन नहीं था, केवल पुनीत ईश्वर के साथ फाइट सीन ही था। ऐसे में हमने उन्हें नहीं रोका।
कब पुनीत ईश्वर का हाथ उन्हें लगा और गिरने की वजह से कब टेबल का कोना उनके पेट में चुभ गया, इसका पता भी नहीं चला। इसके लिए उन्होंने पुनीत ईश्वर को भी कसूरवार नहीं ठहराया। जब दर्द महसूस हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया। बेंगलुरु के हॉस्पिटल में पहला ऑपरेशन हुआ, फिर मुंबई के ब्रिज कैंडी में सर्जरी हुई। हॉस्पिटल में तब जया ही और उनके भाई को जाने की परमिशन थी। डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई, साथ ही उनके चाहने वालों की दुआएं भी काम कर गई। यह उनका दूसरा जन्म है। इससे उन्होंने अपने आप को इतना फिजिकली फिट कर लिया है कि घंटों काम करने के बावजूद भी उन्हें थकान नहीं होती। खाने में उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया था, शराब सिगरेट से बिल्कुल दूरी बना ली। ये सब फैसले उन्होंने एक झटके में ले लिए थे। आइए जानते हैं अमिताभ के डुप्लीकेट ने क्या कहा। मैं मेरे भाई पप्पू के साथ कुली फिल्म का एक्शन डायरेक्टर था। काफ़ी कम लोगों को यह पता था कि मैं अमित जी के लिए बॉडी डबल का काम भी करता था, और यह सीन के लिए भी मैंने उनको कहा था कि बॉडी डबल करूंगा, पर उन्होंने मना करते हुए कहा कि वे खुद ही कर लेंगे। पुनीत ईश्वर साहब कराटे के होल्डर हैं और बहुत जोश में काम करते हैं। उस सीन में उन्हें अमित जी को मुक्का मारना था। उन्होंने वह जोश से मारा, लेकिन बदकिस्मती से अमित जी की टेबल और दीवार के बीच में दब गए और उनको चोट लग गई। हालांकि हमें उस समय कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। बाद में स्थिति बिगड़ी तो उन्हें बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कुछ ही दिनों में हमें मामले की गंभीरता समझ आई। हम उस समय अस्पताल जाते थे और उनकी तबीयत के बारे में जानकारी लेते थे, तो बाहर सैकड़ों लोगों भी उनके लिए दुआ करते थे। जब वह नई जिंदगी पाकर अस्पताल से वापस आए तो उस सीन के आगे वाले सीन भी शूट किए। उनकी शूटिंग हमने मुंबई के चंदीवाली स्टूडियो में की थी। पूरे शरीर में कई मशीनें लगी थी और देश अपने सुपरस्टार की सलामती की दुआ कर रहा था। एक शनिवार को उन्हें चोट लगी थी और दूसरे शनिवार को वह ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे। बीच के 8 दिनों में 2 ऑपरेशन हुए। अमिताभ की हालत देख राजीव गांधी अमेरिका यात्रा बीच में छोड़कर ही 4 अगस्त की आधी रात वापस लौटे और एयरपोर्ट से सीधे अमिताभ से मिलने पहुंचे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी भी अपनी पहली विदेश यात्रा स्थगित करके अमिताभ बच्चन से मिलने पहुंची। 1990 में रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 10वें स्थान पर रही थी। फिर भी फ्लॉप ही मानी गई। कारण था इसका भारी भरकम बजट। मुकुल आनंद द्वारा बनाई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गैंगस्टर का रोल किया था। इस फिल्म का नाम अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अग्निपथ से लिया गया था, और फिल्म में इस कविता की कुछ लाइनों का इस्तेमाल भी किया गया था। इसका डायलॉग हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था, जिसे देखो वही विजय दीनानाथ चौहान की रट लगाए हुए था। आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ के गालों में रुई भर दी जाती थी ताकि वे चिपके हुए न लगे और आवाज भी थोड़ी अलग निकले। ऐसा है कुछ मार्लन ब्रांडो के साथ भी किया गया था। जब वे हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर की शूटिंग कर रहे थे, गॉडफादर में तो ये तकरीबन काम कर गई, पर अमिताभ को लोगों ने इस फिल्म में कुछ खास पसंद नहीं किया था। फिल्म के एक सीन में अमिताभ के किरदार को मां द्वारा घर से निकाल दिए जाने के बाद दुखी विजय को फिल्म की हीरोइन माधुरी के साथ बेड सीन करना था, और अमिताभ उस सीन को करने में सहज नहीं थे। इस बारे में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर मुकुल आनंद से बात की और उस सीन को फिल्म से निकाल दिया गया। वैसे तो टीनू आनंद और अमिताभ एक ही उम्र के हैं, मगर इस फिल्म में टीनू का किरदार अमिताभ के बड़े उम्र का है और उसे वैसा ही दिखाने के लिए टीनू को अपना सर मुड़ाना पड़ा। वैसे तो एक्टर डायरेक्टर के तौर पर दोनों ने शहंशाह मैं आज़ाद हूँ और कालिया में साथ काम किया था, पर साथ में एक्टिंग करने का मौका दोनों को पहली बार अग्निपथ में मिला था। इस फिल्म में विलन के नाम पर काफ़ी चर्चा हो रही थी, पर कोई सही नाम सोच नहीं रहा था। ऐसे में फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे डैनी ने कई नाम सुझाए, जिसमें से फिल्म के डायरेक्टर मुकुल को काचा चीना नाम बेहद पसंद आया और उसे फाइल कर दिया गया। फिल्म में कृष्णन अय्यर का किरदार मिथुन की असल जिंदगी के एक मित्र से प्रेरित था, जो कभी मिथुन का रूममेट हुआ करता था। ये बात उन दिनों की है जब मिथुन इतने बड़े स्टार नहीं थे और किराए के कमरे में रहते थे। उसी रूम में एक और लड़का रहता था जिसका नाम देवियो था। वो कमरे के किराए में 150 रुपये और मिथुन 75 रुपये दिया करते थे। उस रूम में एक ही बिस्तर था जिस पर देवियो सोया करता था और मिथुन जमीन पर सोते थे। इस फिल्म में पहली बार अमिताभ और डैनी ने साथ में काम किया था। हालांकि दोनों के साथ काम करने का ऑफर शोले और कुली में भी मिला था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। दोनों ने अपने करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू किया था, लेकिन उन्हें साथ काम करने के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि डैनी और मुकुल पहले भी कानून क्या करेगा और एतबार जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे।
दीपक सिरके, अवतार गिल, डैनी सबने फिल्म में अमिताभ के बड़े उम्र का किरदार अदा किया है। हालांकि असल जिंदगी में सारे हम उम्र हैं या अमिताभ से छोटे हैं। फिल्म में अमिताभ की मां का रोल करने वाली अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी खुद अमिताभ से उम्र में काफ़ी छोटी हैं। फिल्म में आलोक नाथ द्वारा निभाया गया मास्टर दीनानाथ का किरदार 1972 में आई फिल्म पिंजरा में श्रीराम लागू के निभाए गए किरदार मास्टर श्रीधर पंत से प्रेरित था। जुम्मा चुम्मा दे दे गाना पहले इसी फिल्म के लिए तैयार किया गया था, मगर डायरेक्टर को लगा कि ये गाना विजय के किरदार पर शूट नहीं करेगा, तो उन्होंने फिल्म में जुम्मा की जगह अली बाबा गाने को फिल्म में फिट कर दिया। बाद में उस गाने को अमिताभ के भले ही फिल्म हम में इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म में कई हॉलीवुड गानों का इस्तेमाल किया गया, जैसे ग्लेन फ्रे का गाना न्यू बिलोंग टू द सिटी को क्रिएट करके फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा मोरी कोटो का गाना ये के को भी उस सीन में इस्तेमाल किया गया है जहां अमिताभ का किरदार डैनी के किरदार से मिलता है। अग्निपथ 1990 का रीमेक सही समय पर रिलीज हुआ है। इस समय दर्शकों की रुचि में बदलाव आया है। 80 और 90 के दशक में जिस तरह की फिल्में बनती थी वैसी फिल्में पसंद की जा रही हैं। सिंघम, दबंग, वांटेड, बॉडीगार्ड इसका सबूत है। इन्हें हम ठेठ जैसी फिल्म कह सकते हैं। सीधे हीरो और विलन की लड़ाई इनमें होती है। पहली रील में पता चल जाता है कि हीरो का टारगेट है बदला लेना। यह भी पता रहता है कि वह इसमें कामयाब होगा। दिलचस्पी सिर्फ इसमें होती है कि कैसे। मुकुल एस आनंद निर्देशित फिल्म अग्निपथ 1990 फ्लॉप रही थी। अमिताभ बच्चन ने आवाज बदलकर संवाद डब किए थे जो दर्शकों की समझ में नहीं आए और इसे फिल्म के पिटने का मुख्य कारण माना गया। किसी फ्लॉप फिल्म का रीमेक बनाना बिरला उदाहरण है। दरअसल अमिताभ वाली अग्निपथ को बाद में टीवी पर देख दर्शकों ने काफी सराहा। करण जौहर को लगा कि उनके पिता इस जौहर की फिल्म के साथ दर्शकों ने ठीक इंसाफ नहीं किया, इसलिए उन्होंने एक बार और इस फिल्म को बनाया ताकि इसकी सफलता के जरिए वे साबित कर सके कि उनके पिता द्वारा बनाई गई फिल्म उम्दा थी। अग्निपथ 2012 एक बदले की कहानी है इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, लेकिन फिल्म की मूल कहानी 1990 में रिलीज हुई फिल्म जैसी ही है। मांडवा में रहने वाला बालक विजय दीनानाथ चौहान यानी मास्टर अरेश भिवंडीवाला की आंखों के सामने उसके सिद्धार्थवंती पिता यानी चेतन पंडित को कांचा चीना यानी संजय दत्त बरगद के पेड़ से लटका कर मार डालता है, क्योंकि कांचा के बुरे इरादों की राह में मास्टर रुकावट थे। विजय अपनी मां यानी जरीना साहब के साथ मुंबई जा पहुंचता है, जहां उसकी मां एक बेटी को जन्म देती है। विजय का एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी तरह से पिता की मौत का बदला लेना। वह गैंगस्टर राउफ लाला यानी ऋषि कपूर की शरण लेता है। अब विजय यानी ऋतिक रोशन बड़ा हो चुका है, अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। राउफ लाला के जरिए वह कांचा तक जा पहुंचता है और किस तरीके से बदला लेता है यह फिल्म का सार है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ड्रामेटिक है। हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बारिश, आग, त्योहार के बैकड्रॉप में कहानी को आगे बढ़ाया गया है। ये चीजें अच्छी इसलिए लगती हैं क्योंकि कहानी लार्जर देन लाइफ है और ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है। बाल विजय और उसके पिता वाले हिस्से को लंबा फुटेज दिया गया है और यह हिस्सा बेहद ड्रामेटिक है। यहाँ पर दोनों लेखकों ने विजय के कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से दर्शक के दिलों और दिमाग में बैठा दिया है। इंटरवल के पहले वाला हिस्सा बेहद मजबूत है। इंटरवल के बाद फिल्म की गति सुस्त होती है। कुछ गाने और दृश्य रिकॉर्ड पैदा करते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। क्लाइमैक्स में फिर एक बार फिल्म गति पकड़ती है। हालांकि क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दबाजी में निपटाया गया है। फिल्म की खासियत है कि इसके कैरेक्टर विजय चौहान, कांचा चीना, राउफ लाला, एकनाथ गायतोंडे, शिक्षा, शांताराम, सूर्या को कुछ इस अंदाज में पेश किया गया है कि फिल्म मनोरंजक लगती है। खास तौर पर राउफ लाला का किरदार जब तक फिल्म में रहता है फिल्म का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाता है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने मूल अग्निपथ से जो बदलाव किए हैं वो खरते नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती वाला किरदार याद नहीं आता। ऋषि कपूर वाला किरदार जो उन्होंने जोड़ा है वो बेहतरीन है। कांचा चीना का जो ख्वाब उन्होंने शुरुआती रील में पैदा किया है वो जबरदस्त है। फिल्म को निर्देशक ने देसी क्लेवर, सुर्ख रंगों, तेज धूप, गणेश उत्सव और दही हांडी से चढ़ाया है, पर फिल्म के संवादों पर मेहनत नहीं की गई है। मूल अग्निपथ में अमिताभ द्वारा बोले गए संवाद फिल्म की जान थे। बार बार अमिताभ अपना परिचय फिल्म में देते थे जो इसमें मिसिंग है। उसका शूट भी याद आता है। ऋतिक और प्रियंका का रोमांस वाला हिस्सा अधूरे मन से रखा गया है। कांचा और विजय के आमने सामने वाले दृश्य ज्यादा होने थे। 1990 में मुंबई के निकट मांडवा पर कांचा का राज करने वाली बात थोड़ी हजम करना मुश्किल है। एक गाने में पृष्ठभूमि के बाल विजय, उसकी बहन और काली का फ्लेक्स बोर्ड नजर आता है। उस दौर में फ्लेक्स आ चुका था, इस पर संदेह है। अग्निपथ 1990 में अमिताभ बच्चन का अभिनय फिल्म पर भारी था।
कुर्सी पर बैठने का उनका अपना अंदाज था। उन्होंने अपने किरदार को तीव्रता के साथ पेश किया था। अमिताभ से ऋतिक की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन ऋतिक के यह बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है। उन्हें कम संवाद दिए गए हैं और उनकी आंखों से बदले की आग की आंच को महसूस किया जा सकता है। प्रियंका चोपड़ा का ठीक से उपयोग नहीं किया गया है। उनके दृश्य कमजोर हैं और उन्हें ज्यादा करने को कुछ नहीं था। संजय दत्त का स्टाइल सिंगल स्क्रीन दर्शकों को बेहद अच्छा लगेगा। उनकी शुद्ध हिंदी, गीता और महाभारत का उल्लेख उनके किरदार को दिलचस्प बनाता है। काचा चीना के रूप में संजू बाबा बेहद जमे हैं और उन्हें इसी तरह अपनी उम्र के मुताबिक रोल करने चाहिए। ऋषि कपूर ने विलन के रूप में जो तेवर दिखाए वो लाजवाब है। उनका कसाईपन उनके अभिनय में झलकता है। आरिस भिवंडीवाला, ओमपुरी, चेतन पंडित, कनका तिवारी सहित सारे कलाकारों ने बेहतरीन एक्टिंग की है। फिल्म का संगीत अच्छा है। देवाश्री गणेशा गुनगुना अभी मुझ में कहीं सुनने लायक हैं। चिकनी चमेली के लिए सिचुएशन अच्छी बनाई गई है और इस पर कैटरीना का बेहतरीन डांस है। किरण देवहंस और रवि के चंद्रा की सिनेमेटोग्राफी द्वारा हम लोकेशंस को फील कर सकते हैं। फिल्म का एक्शन रॉ और खून खराबे से भरा है। अग्निपथ के जरिए उस दौर को याद किया गया है जब बाप का बदला रोती हुई विधवा मां बहन की इज्जत, खौफना विलेन और शक्तिशाली हीरो के इर्द गिर्द कहानी घूमती थी। अग्निपथ 2012 में कोई मेहमान फिल्म नहीं है, लेकिन उस दौर के हाई वोल्टेज रिवेंज ड्रामा को अच्छे से पेश किया है, इसलिए एक बार ये फिल्म देखी जा सकती है। अंधा कानून 1983 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म से रजनीकांत ने हिंदी सिनेमा में एंट्री की थी। इससे पहले करीब 8 साल के अपने फिल्मी करियर में रजनीकांत कई सफल तमिल और तेलुगु फिल्में दे चुके थे और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके थे। यही वजह थी कि अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार ने भी अंधा कानून में गेस्ट अपीयरेंस करना स्वीकार कर लिया था। आज अपने डेब्यू के 36 साल बाद रजनीकांत सिर्फ हिंदी या तमिल ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा की पहचान बन चुके हैं। रजनीकांत की पहली फिल्म से पहले जरा उनके पहले निर्देशक का किस्सा जान लेते हैं, जो वो अक्सर सुनाया करते हैं। वह बताते हैं कि अपूर्वा रंगागल, जो उनकी पहली तमिल फिल्म थी, जो कि 1975 में आई थी, के पहले भी वे बालाचंद्रन को ऑडिशन देने गए थे। वहां पर रजनीकांत, जो तब शिवाजी राव गायकवाड़ थे, जो उन्हें उस समय के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन के कुछ पॉपुलर डायलॉग उन्हीं के अंदाज में बोलकर दिखाए। रजनीकांत बताते हैं कि उन्हें तब बहुत निराशा हुई जब बढ़िया ऑडिशन के बावजूद बालचंद्रन ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें खुद का कोई स्टाइल डेवलप करना चाहिए। वे मानते हैं कि उस महान फिल्मकार की इसी एक सलाह ने उन्हें शिवाजी राव से रजनीकांत बनने के लिए जरूरी एक खूबी ढूंढने को प्रेरित किया। बाद में इस जोड़ी ने करीब दर्जन भर सुपरहिट फिल्में की, जिनमें रजनीकांत को थलाइवा बनाया। थलाइवा यानी बॉस। रजनीकांत ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में अविश्वसनीय एक्शन और कविताएं संवाद बोलने का चलन शुरू किया था, जो आज भी कायम है। यह स्टाइल उस दौर की तमाम क्षेत्रीय फिल्मों में तो खासा पॉपुलर रहा, लेकिन इनसे सजी हिंदी फिल्मों को बी ग्रेड माना जाता था। रजनीकांत इस स्टाइल के साथ जब खुद बॉलीवुड पहुंचे तो कहानी एकदम बदल गई। झटके से चश्मा पहनने का अंदाज रजनीकांत ने हिंदी दर्शकों को अपनी पहली फिल्म के जरिए ही सिखा दिया था। दिखा दिया की जगह सिखा दिया, इसलिए कि फिल्म के रिलीज होते ही न सिर्फ उनका स्टाइल बल्कि वह गॉगल्स भी खासे डिमांड में आ गए थे, जो उन्होंने फिल्म में पहने थे। बाकी उनका हेयर स्टाइल तो इस कदर पॉपुलर हुआ कि वह खुद भी सालों से इसे ही दोहराते रहे। फिल्म में कुछ दृश्यों में रजनीकांत का ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक गॉगल्स वाला लुक आपको रोबोट फ्रेंचाइजी की फिल्मों में नजर आने वाले चिट्टी द रोबो की याद भी दिला देता है। फिल्म में रजनीकांत के किरदार पर आए तो उन्हें विजय यानी वह नाम दिया गया था जो ज़्यादा बार अमिताभ बच्चन का स्क्रीन नेम रहा था। देखा जाए तो अकेला यह नाम ही उनके कंधों पर ढेर सारा बोझ लादने के लिए काफ़ी था। इस पर फिल्म में अमिताभ बच्चन खुद भी मौजूद थे और उनके अलावा हेमा मालिनी और रीना राय जैसी अभिनेत्रियां भी थी। इनके भारी भरकम सितारा कद के बावजूद फिल्म में एक भी ऐसा दृश्य नहीं जिनके बारे में कहा जा सके कि यहाँ पर रजनीकांत जरा साइड में चले गए। हर डेब्यू करने वाले कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि बड़े नामों के आगे भी दर्शक यह न भूले कि फिल्म का नायक वह है।
रजनीकांत ने पूरी फिल्म में यह बात याद रखने में पूरी सफलता हासिल की है कि उनका यह मिजाज आज भी कायम है, और यही वजह है कि सालों साल उनकी फिल्मों की टिकटें अपनी असल कीमत से कई गुना अधिक पैसे में बिकती आई हैं। नवंबर 2018 में रिलीज हुई 2.0 की टिकटों की कीमत तो लगभग 1600 रुपये तक पहुंच गई थी, वह भी तब जब आलोचकों ने भर भर कर इस फिल्म की बुराइयां लिखी थी। नायकत्व के जिस गिरेशट को क्रांतिकारी बताते बॉलीवुड आज आघात नहीं है, रजनीकांत ने अंधा कानून में वही षड अपनाया था। फिल्म में वह इस बात के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं उसे जस्टिफाई करने की ज़रूरत जरा भी नहीं है। इससे पहले भी रिवेंज फिल्मों में इस तरह की कहानियां दिखाई जा रही थी, लेकिन उनमें नायक के अपराधी बनने को जस्टिफाई करने का दबाव हमेशा नजर आता था। मजबूरन और ठेंगा दिखाकर गिरे हीरो बनने का फर्क रजनीकांत ने ही हमें अपनी इस फिल्म में बताया था। आने वाले वक्त में उन्हें देवताओं की तरह पूजा जाने वाला महानायक बनना था, और वह दूसरे चुटकुले में पाया जाने वाला किरदार भी, लेकिन उनका अंदाजा आप सिर्फ अंधा कानून देखकर ही नहीं लगा सकते। अंधा कानून और आखिरी रास्ता की मंजिल क्या होगी क्या कोई नहीं जानता है, पर आपको तैयार करने के लिए और इसका जादू फिर से जनता के दिल पर चलने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी थी। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 2 सुपरहिट फिल्म अंधा कानून और आखिरी रास्ता का रीमेक बनने जा रहा है। दोस्तों, अंधा कानून और आखिरी रास्ता की मंजिल क्या होगी या कोई नहीं जानता है, पर इसको तैयार करने के लिए और इसका जादू फिर से जनता के दिल पर चलाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 2 सुपरहिट फिल्म अंधा कानून और आखिरी रास्ता का रीमेक बनने जा रहा है। हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता जयंती लाल गाड़ा इन दोनों फिल्मों का रीमेक बनाने की तैयारी कर चुके हैं। निर्माता जयंती